हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा एसएससी का एग्जाम होता है सीएसटी का कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, उस एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। ये मुझे तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर आप प्लीज़ इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, स्ट्रैटेजी के बारे में, इसको कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन सा बुक्स फॉलो करेंगे, हमारा जो एक सिलेबस है उसका हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। हालांकि पता है आपको, जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया है सिलेबस, उसको हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे एक बार। और प्लस जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा गाइडेंस है, मैं आपको इसमें शेयर करने की कोशिश करूँगा। और एक अच्छे से हम लोग टाइमलाइन बना के चलेंगे कि जो भी लोग इस साल एग्जाम देने वाले, जो 26 वाले में ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का टाइम बचा है उनके पास, इन 4 से 5 महीने को वो कैसे अच्छे से वो यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन सा स्ट्रेटजी वो फॉलो करेंगे अगले हर एक महीने के हिसाब से। मैंने क्या टेबल बना के लाया हूँ, मैंने 5 महीने का अपने दिखाया डिटेल में कि हर एक महीने आप क्या करेंगे, तो उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मैं पर्सनली खुद भी मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम साल देने वाला हूँ, तो मैं भी उसको फॉलो करके चलूँगा। अब देखिए यहाँ पे, इससे पहले मैं यहाँ पे सबसे बोला चाहूँगा, यहाँ पे मैं आप लोग का 1 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। मैं अभी तक क्या हुआ, इस चैनल पर मेरा जो है, मैंने यहाँ पे पीजीडीटी और पीजीसीआर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो कि मेरा जो भी गाइडेंस वीडियो रहा, जो भी है, आप सभी लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद किया है, मुझे उसको प्यार दिया। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा जो यूट्यूब का जो हमारा परिवार है ऑलमोस्ट 1.5 के कंप्लीट हो गया है, और टेलीग्राम पे हमारा ऑलमोस्ट 1.5 के हो गया। मैंने इतने सारे लोगों जो है चैनल ने मेरे कंटेंट पे भरोसा दिखाया, मेरे गाइडेंस पर भरोसा दिखाया, और उन्हें चैनल से जुड़ा है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि जब आपको पता होगा, मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ये सब कुछ भी मैंने नहीं बोलता, उसके बाद भी इतने सारे लोग जुड़े हैं। मतलब बहुत दिल से खुशी होती है कि हाँ, उन लोगों को लगा कि कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा है उनको, तभी उन्होंने जुड़ा है मेरे साथ। तो उम्मीद करता हूँ मैं आज इस वीडियो में भी आपको उस चीज़ों को मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, जो भी एक सही स्ट्रैटेजी रहेगी मैं उसको आगे बताने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले हो गया क्या क्या टॉपिक कवर होगा इस वीडियो में। तो पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी सीएसटी और जीएसटी एग्जाम, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसमें हम लोग 5 चीज़ें, पहला कि हमारा जो है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर ये सीएसटी जीएसटी और एक आता है एसएसटी बोलते हैं, 3 टर्म, ये टर्म्स वगैरह है क्या, इन तीनों का आगे हम लोग इसमें देखेंगे। प्लस ये जॉब प्रोफाइल क्या, आपको क्या काम करना है वो थोड़ा देख लेंगे एक बार। फिर सेकंड हमारा एग्जाम का पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पता नहीं कि आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन हम लोग ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कौन कौन सा बुक्स रिसोर्स फॉलो करेंगे, बाकी पीवाईक्यूज क्या आप कट ऑफ कितना है वो सब देख लेंगे उसमें वगैरह। और फिर हम चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या होगा, जो बेस्ट टाइमलाइन है वो क्या होगा, मैंने आप बना के लाया, मैं आपको दिखा दूँ एक बार नीचे। अगर यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल चार्ट बनाया हुआ है, इस तरह मैं दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया एग्जाम का सिलेबस का, यहाँ पे ये हमारा सिलेबस को डिकोड किया मैंने यहाँ पे, ये हमारा सोर्स हो गया, ये सारे बुक्स वगैरह, यहाँ पे ये कट ऑफ का हो गया यहाँ पर। और ये हमारा हो गया स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी मैंने बनाया हुआ है, एक है हमारा 1 ईयर के, एक हमारा नेक्स्ट 5 मंथ के लिए। ये दोनों को हम आगे इसमें डिस्कस में डिटेल में करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये कंटेंट का पार्ट हो गया। और सबसे लास्ट में यहाँ है मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मैं क्या दूंगा वो भी लास्ट में बताऊंगा। तो ये सारे टॉपिक को इसमें हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या हो जा रहा है, सबसे पहला है हमारा एसएससी सीएसटी जीएसटी क्या, ये क्या देखिए। अब इसको मैं बता दूँ अगर, तो ये जो हमारा एग्जाम होगा ना, इसको ये हमारा क्या है, जॉब का अगर प्रोफाइल में बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। हमारा जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या है, हमारा एग्जाम लेने का काम है। जैसे आप हमारा एक क्या है, हमारा एक है यूपीएससी। यूपीएससी क्या करती है, वो हमारा सारे ग्रुप ए लेवल का जो हमारा पोस्ट है वैकेंसी, उसको वो फुलफिल करती है। बाकी जो हमारा ग्रुप सी और हमारा पे यहाँ पे ग्रुप बी लेवल का जो हो गया, वो सारे यहाँ पे, या फिर जो कुछ कुछ डी पे हो गया मान लीजिए, उसको हमारा एसएससी इसको कंडक्ट करती है। ये सारा एग्जाम को हमारा एसएससी, ये भी हमारा एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो हमारा एग्जाम को कंडक्ट कराती है, एसएससी। अब देखिए यहाँ पर इसमें से हमारा जो ये पोस्ट है, इसमें हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस में आप जितने सारे भी गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, वहाँ पर देखिए हमारा एक होता है हिंदी सेक्शन, या फिर बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन। आपको इससे पता होगा क्या, हमारा इवन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा भाग 17 और आर्टिकल नंबर हमारा 343 में क्या है, वहाँ पे एक बात में गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी। राजभाषा मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल काम वगैरह है, वो हमारा एक हिंदी लैंग्वेज में होता है और दूसरा एक हमारा इंग्लिश में होता है। बाकी बहुत सारे जो स्टेट वगैरह हैं, जो वहाँ के स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी रहती है, इस तरह से वो फॉलो करते हैं। तो जो हमारा जो भी कामकाजी भाषा है, खासकर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, केंद्र सरकार की जो होगी, वहाँ पे सारा में हमारा हिंदी का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसी को फॉलो करने के लिए क्या है, हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हमारा अलग अलग एक हिंदी का सेक्शन होता है। तो वहीं पर आपकी जो जब भी हमारा ये वाला एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे मान लीजिए, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं ना कहीं किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी हमारा हिंदी सेल है, आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी। तो आपको उस ऑफिस में जो भी हिंदी का काम काज वगैरह वो सब करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा ट्रांसलेशन भी आ गया एक तरह से। बाकी प्लस हिंदी का जो हमारा क्या है, प्रचार प्रसार हो सके, ये सभी काम आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। ये हमारा जॉब का ब्रीफ में एक प्रोफाइल है, मतलब ये जॉब करने की बात का बता रहा हूँ। सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा, जब आपको क्या काम करना आपका, ये सारा काम उसमें ये वाला चीज़ काउंट होता है। ये हो गया। बाकी आप देखिए यहाँ पर जो हमारा नोटिफिकेशन आता है एसएससी का, उसमें क्या होता है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, इसको हम लोग बोलते हैं सीएसटी। इसमें क्या होता है ना, 2 पोस्ट, एक हमारा सीनियर एक हमारा जूनियर, दोनों का ही क्या होगा, एग्जाम सेम होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक हो गया हमारा एसएससी जो एग्जाम ले रही है, एग्जाम का नाम क्या दिया उन्होंने, सीएसटी, मतलब कंबाइंड, मतलब एक साथ मिला हुआ है। एक है सीनियर, एक है हमारा जूनियर। तो जो सीनियर है उसको हम लोग बोलते हैं एसएचटी, शॉर्ट फॉर्म में एसएचटी, और जूनियर को बोलेंगे जेएसटी, जूनियर जेएसटी। अब ये दोनों क्या है, दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है, दोनों का एग्जाम भी क्या कॉमन ही है, दोनों का सेम सब कुछ पोस्ट है। आपको एक ही नोटिफिकेशन आएगा, उसी में दोनों पोस्ट दिए रहते हैं। ठीक है, ओनली डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पर, जो हमारा एसएसटी है ना सीनियर, वो हमारा लेवल 7 है सैलरी वाइज, और जो जूनियर हमारा वो लेवल 6 है। अब ये चीज़ क्या हो गया, मतलब क्या, दोनों का पोस्ट में एक एक हायर है। ये जो जूनियर वाले हैं,
जब ये जॉब में जाते हैं, मान लीजिए सर्विस करने के बाद लगभग 5 साल के बाद ये लोग क्या होते हैं, प्रमोशन मिलने के बाद वो बनते हैं सीनियर। ये जूनियर वाले 5 साल बाद सीनियर बनते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में क्या होती है, जब भी वैकेंसी आती है उसमें लगभग मान लीजिए 10 से 15 सीटें या कभी कभी उससे कम भी रहती है आसपास, वो कुछ वैकेंसी देते हैं सीनियर वालों के लिए डायरेक्ट। तो जो भी इस एग्जाम में क्या होगा, जो टॉप रैंक लाएगा, जिसके रैंक ज़्यादा होगी, और उन्हें अगर अपना पहला चॉइस दिया रहेगा सीनियर के बारे में, तो उनको वो सीनियर मिल जाएगा। तब सेम एग्जाम देकर, सेम क्वेश्चन पेपर से, सेम सिलेबस को पढ़कर जो लोग टॉप करेंगे ऊपर के, स्टार्टिंग के कुछ लोगों को वहाँ पर एक पोस्ट मिलती है सीनियर वाले की। मान लीजिए अगर 300 वैकेंसी आई है, मान लीजिए सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें से क्या होगा, 290 वैकेंसी रहेगी जूनियर वालों के लिए, 10 वैकेंसी रहेगी सीनियर वालों के लिए। अब ये 10 किनको मिलेगा, जो लोगों ने एग्जाम में अपेयर हुआ है 300 लोगों के लिए सीट के लिए, उसमें से जो लोग मान लीजिए जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और उन्होंने अपना चॉइस दिया होगा, पहला चॉइस कि मुझे पहला में चाहिए एसएसटी, तभी उनको ये वाला चीज़ मिल पाएंगी। जनरली मान लीजिए टॉप 10 रैंक में आ जाएगा, टॉप 15 में आ जाए, तो उनको ये वाला हिंदी वाला जो सीनियर है वो मिल जाएगा इसको। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दोनों का नाम सेम ही है, दोनों पोस्ट भी सेम है, सेम नोटिफिकेशन में आता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए उनका ये ऑफिशियल वाला ये है डिटेल। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेटीओ। कुछ डिपार्टमेंट इसका नाम थोड़ा अलग भी है, जूनियर ट्रांसलेटर बोलते हैं, जेटीओ बोलते हैं, कहीं पर देखिए जेटी बोलते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर, सबका सेम ही है। पर वो सब क्या हमारा लेवल 6 लेवल 6 लेवल 6, इसमें क्या होता है हमारा 35,000 बेसिक होती है। और एक है यहाँ देखिए लिखा लेवल 7, ये क्या हो गया हमारा सीनियर हिंदी एसएसटी। तो सेम वैकेंसी में ऊपर 3 था जूनियर के लिए और आखिरी में था सीनियर के लिए। ये हमारा हो गया लेवल 7, कितना है 44,000, ऑलमोस्ट 9,000 रुपये का अंतर है बेसिक में ही। तो आप समझिए इस चीज़ को अच्छे से कि जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर जिन लोगों ने टॉप कर लिया मान लीजिए, तो वो ऑलरेडी यहीं पर क्या होंगे 5 साल एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि जूनियर वाले 5 से 6 साल काम करके एक प्रमोशन मिलने के बाद वो सीनियर बनते हैं। अभी जिन लोगों ने अभी इसी एग्जाम में अगर टॉप किया मान लीजिए, टॉप के 8-10 लोग जो भी सेलेक्टेड होंगे मान लीजिए, उनको डायरेक्टली यहीं पे वो लेवल 7 मिल जाएगा। तो बस ये उनका डिफरेंस है दोनों पोस्ट के बारे में। तो दोनों हाल बिल्कुल सेम है, हर चीज़ सेम है, सिलेबस सेम है, एग्जाम सेम है, सेम ही होगा इसी में। इसलिए उनको क्या नाम दिया उन्होंने यहाँ पर, कंबाइंड बोलते हैं इसको, इसलिए CST नाम दिया उन्होंने, कंबाइंड हिंदी इसके, क्योंकि सीनियर जूनियर दोनों मिला के कंबाइन कर दिया गया, बस यही इसका नाम का डिफरेंस है। आई होप ये वाला आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मेरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या है। अभी मैंने बताया आपको कि दोनों का एग्जाम का कुछ सेम है। यहाँ पे देखिए हमारे मैंने डिटेल में एक चार्ट बना दिया हूँ, आप पहले इसका कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। अब ये जो है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा एसएससी वाला एग्जाम होता है, इसमें डिफरेंस क्या है ना, इसमें ओनली आपका हिंदी और इंग्लिश का ही सिलेबस है और दूसरा सिलेबस नहीं है। वेरएज अगर आप किसी और कैसे मान लीजिए रेलवे में आता है ट्रांसलेटर की वैकेंसी, तो वहाँ पे हिंदी तो है ही, इंग्लिश है ही, साथ में आपको क्या होता है मैथ, कुछ रीजनिंग, कुछ जीके, ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़नी पड़ती है। कुछ पोर्शन इसका भी रहता है, मान लीजिए 60-40 का रेशियो मान लीजिए बांट देते हैं वो लोग, कि आपका 60% आएंगे मान लीजिए जो हमारा है ट्रांसलेशन वो वाला पार्ट, तो 40 क्वेश्चन आएंगे आपका जो है हमारा नॉन ट्रांसलेशन, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग, जीके हो गया। ये चीज़ आता है कहाँ पे, एसएससी में, कुछ और एग्जाम इसरो हुआ, कुछ अभी एनपीसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें आ गए थे वो, इस चीज़ रहती है। लेकिन जो हमारा एसएससी है उसमें क्या होता है, अभी तक जो फिलहाल है, ये जो मैं डाटा लिया हूँ, ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, 2025 का जो हमारा लास्ट नोटिफिकेशन 2025 का है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला है। अभी फिलहाल 1 महीने के बाद ये हमारा नया 2026 का आने वाला है। हम लोग उसमें एक बार देख लेंगे उसमें क्या दिया पैटर्न, उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। अगर सेम पैटर्न आता तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो मैं आगे आपको वीडियो में अपडेट दे दूंगा वो। तो फिलहाल जो है दिया है, मैं हम लोग मान के चलेंगे हमारा पैटर्न वही रहने वाला है, इसको हम मान के चलेंगे, एज्यूम करेंगे। तो ये हमारा हो गया एज पर 25 का पैटर्न है। इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आप इसको दिखाता हूँ एक बार चार्ट में, ये देखिए। तो इस वाले में क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे आपका टोटल 2 स्टेज का एग्जाम होगा। ओके, पहला पेपर होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्री या पेपर 1 बोल सकते हैं आप उसको। सेकंड पेपर हमारा होगा मेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। जो पेपर 1 है हमारा, वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप का होगा। और जो पेपर 2 है हमारा, वो हमारा पेन और पेपर से हमको लिखना पड़ेगा, हमारा आंसर डिटेल में डिस्क्रिप्टिव होगा। और जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, वो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का मार्क्स को जोड़ के बनेगा फाइनल मेरिट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा पेपर 1 हो गया, उसमें क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, ये पहला बताया ये हमारा एमसीक्यू होगा, कंप्यूटर पे होने वाला, ये एमसीक्यू बेस होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा ये। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे आपके और 200 एमसीक्यू रहेंगे। यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले हैं। और इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा आप इस वाले एग्जाम में, एमसीक्यू वाले पहला पेपर में। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बोलूँ कि पेपर 1 का अंदर डिटेल में क्या है, तो यहाँ जैसे मैंने आप बताया कि यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका 2 पार्ट है, एक है हमारा जनरल हिंदी, एक हमारा जनरल इंग्लिश। तो 2 पेपर क्या हो गया हमारा, एक हो गया सिंपल हिंदी और एक हमारा इंग्लिश हो गया। इसके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और हमारे इंग्लिश के फिर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। टोटल हमारा ये 100 मार्क्स का दोनों का रहने वाला है अलग अलग। टोटल कितने हो गए हमारे 200 मार्क्स। तो पहला पेपर हो गया हमारा जो एमसीक्यू होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और 100 क्वेश्चन आपको आएंगे इंग्लिश के। सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे हमारा, ये एमसीक्यू बेस रहने वाले हैं। टाइम कितना हमारा 2 घंटे का टाइम हमको मिलने वाला है, और नेगेटिव कितना इसका 0.25 इसका नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके, जो हमारा मेन पेपर है सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव, वो क्या हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो जो लोग भी यहाँ पे पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा पेपर 2 के लिए, उनको बुलाया जाएगा पेपर 2 के लिए। जनरली यहाँ तक देखा गया, मैं अभी चेक किया, जैसे मतलब पिछला जो भी इसका वैकेंसी वगैरह है, ऑलमोस्ट
6 से 7 टाइम लोगों को बुलाते हैं वो लोग पेपर 2 के लिए। जितने सारी वैकेंसी आई होगी उस साल मान लीजिए, उसका 6 से 7 गुना लोगों को बुलाते हैं वो पेपर 2 के लिए। मान लिया अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल 300 वैकेंसी आई है एग्जाम्पल के लिए, तो 300 गुने आप 7 7 21, तो लगभग 2100 लोगों को बुलाएंगे वो पेपर 2 देने के लिए। ऑलमोस्ट 6 to 7 जितना वैकेंसी अवेलेबल है उसके हिसाब से उतना लोगों को वो बुलाते हैं एग्जाम देने के लिए। किसके लिए? मेंस के लिए। ओके, अब मेंस में क्या होगा, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। इसमें क्या है, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 200 मार्क्स का ये भी होने वाला है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको आएंगे 4 क्वेश्चन करना है आपको इसमें। वो भी क्या है, हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का ईच रहने वाला है। इसका मेन सिलेबस क्या हमारा है, ट्रांसलेशन, और एक हमारा है ऐसे राइटिंग। ये इसका है सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्टिव में। तो अब इसका डिटेल में क्या हो गया, 4 पोर्शन हो गया। पहला पोर्शन है एक हिंदी का ऐसे आएगा आपको लिखने, एक इंग्लिश का ऐसे आएगा, एक ट्रांसलेशन करने आएगा हिंदी से इंग्लिश में, और एक आएगा आपका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने। ठीक है, अब ये सारे क्या है 50-50 मार्क्स के सारे रहने वाले हैं ईच पार्ट। ऐसे में क्या होगा, आपको लिखना है एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। तो वहाँ पे आपको क्या है ना, ऐसे वाले हिंदी निबंध में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको चारों में से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर में आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, वो कितने हमारा 50 मार्क्स के हैं। और क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट 500 वर्ड्स, आपको 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक पे निबंध लिखना है, ये हिंदी में। सेम आपको इंग्लिश वाले में यहाँ पे 4 टॉपिक दिए रहेंगे, फिर 4 में से किसी एक के ऊपर आपको फिर से इंग्लिश में ऐसे लिखना है। वो भी हमारा क्या है 500 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो एक हमारा हो गया ऐसे हिंदी का, एक हमारा हो गया इंग्लिश का निबंध जैसे वाले हिंदी इंग्लिश का 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। आपको ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको किसी एक पे वो लिखना पड़ता है। ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा ट्रांसलेशन है वो भी पर हमारा क्या हो गया, 50 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन होगा, और फिर 50 मार्क्स का एक होगा। अब ये क्या होगा, एक होगा हिंदी से इंग्लिश, एक होगा इंग्लिश से हिंदी। आपको याद होगा अभी जिन लोगों ने अभी पीजीटी किया होगा, है ना, पीजीटी में क्या था हमारा एमटीटी 51 का जो पेपर था उसको छोड़ दीजिए, बाकी 52, 53, 54, 55 बाकी हर एक पेपर में क्या आता है एग्जाम में आ रहे थे आपको ट्रांसलेशन करने के लिए। एक पैसेज था वहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश वाला, आपको करना था हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी, और दूसरा था इंग्लिश से हिंदी में, और एक था हिंदी से इंग्लिश में। तो 2 पैसेज आपको वहाँ पे मिले आ रहे थे करने के लिए। सेम टू सेम आपको क्या होगा, आपका जो एग्जाम है जीएसटी का एग्जाम, वहाँ पे आपको सेम एग्जाम आने वाला है, किसमें, सेकंड स्टेज पे। तो हमारा हो गया एक हिंदी का, एक इंग्लिश का निबंध हो गया, एक ट्रांसलेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड पेपर। अब जो लोग ये वाला ले लेंगे फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेन फाइनल में क्या हो जाएगा, आपका पहला पेपर कितने का हो गया, ये दोनों मिला के हो गया पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 था 200 नंबर का, फिर ये पेपर 2 क्या 50-50-50 करके ये भी 200 का हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, टोटल मिला के 400। तो जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है वो कितना में बनेगा, आपका 400 में बनेगा। जो फाइनल सिलेक्शन होता है 400 में आपको कितने मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट बनती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर 1 ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है, पेपर 2 था यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, और दोनों का मार्क्स आपस में ऐड होकर आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो ये हमारा हो गया एसएससी सीएसटी के एग्जाम का, ये हमारा पूरा पैटर्न है। ये कब का है, एज पर जो लेटेस्ट चल रहा है अभी यही है, जब तक चेंज नहीं होता है आप इसको मान के चलिए क्या 2026 वाला जब नोटिफिकेशन आएगा आप इसको चेक कर लीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं 26 वाले से आपको अपना अपडेट कर लीजिएगा इसको एक बार। आगे देखते हैं, देखिए उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। अगर बात करें नोटिफिकेशन की, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है। आपको यूआर कैटेगरी 30% लाना है, ओबीसी को 25 और 20। ये कब का है, जो आपका सीबीटी हुआ पेपर 1 हुआ उसमें आपको मिनिमम इतना लाना पड़ेगा, तभी आप क्या क्वालिफाई करेंगे पेपर 2 के लिए। Based on the marks score in the paper 1, that is computer based test, candidate will be shortlisted category wise to appear for the paper 2 descriptive। तो जो लोग भी हमारे कैटेगरी वाइज जितने मार्क्स लाए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे पेपर 2 के लिए। Based on the performance in the paper 1 and paper 2, candidate will be considered for the final selection। There will be सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ और द पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो लोग भी पेपर 1 दिए दोनों का आपस में नंबर जोड़ के ही क्या होगा आपका सेकंड वाले पेपर के लिए क्या करने वाले वो लोग आपका फाइनल मेरिट बनाने वाले हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेपर 1 में क्या था हमारे यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग 0.25, और सेकंड वाले में यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ तो रहेगा नहीं, यहाँ पे इसलिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका ये डिस्क्रिप्टिव है सेकंड पेपर जो है। अब नेक्स्ट हमारा है सिलेबस। अब देखिए जो एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन और सिलेबस मेंशन किया है एज पर देयर नोटिफिकेशन, क्या क्या बोला है, ये बोला इंडिकेटिव दिया है, जैसे उन्होंने इंडिकेट किया कि आपका ये सिलेबस ये रहने वाला है, मतलब डिटेल नहीं दिया उन्होंने, जस्ट ब्रॉडली देखा हाँ ये 4 चीज़ें हो सकती है। 2 पेपर हमारा, पेपर 1 एमसीक्यू, पेपर 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव। पेपर 1 में क्या बोला उन्होंने, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड फ्रेजेस एंड इडम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चन विल बी ऑफ द डिग्री लेवल। तो आपका जो भी डिग्री आपने किया है बैचलर डिग्री जो मान ली उस लेवल का आपका यहाँ क्वेश्चन रहने वाला है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है वो आपका जाना, आपका नॉलेज कितना है, लैंग्वेज की पकड़ कितनी है आपकी, आपका आप प्रिसाइजली इसको लिख पा रहे हैं, आपका ग्रामर कितना अच्छा है, आपका फ्रेज कितना अच्छा है, आपको वो चीज़ यहाँ पे टेस्ट करने वाले। बस उन्होंने यहाँ ब्रॉडली लिखा है कि आपका जो एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है वो जस्ट चेक करना चाहते हैं एसएससी। यहाँ पे मेंशन किया ये किसके लिए है, पेपर 1 के लिए। तो हिंदी वाला पेपर और जो हमारा इंग्लिश पेपर होगा जो बेसिक ग्रामर आ रहा है 100 क्वेश्चन आ रहा है उसको यहाँ पे ये 4 चीज़ें वो लोग आपका टेस्ट करने वाले हैं। ये पेपर 1 का उन्होंने दिया है। ओके, पेपर 2 में क्या बोला उन्होंने,
पेपर 2 का हमारा ट्रांसलेशन और ऐसे बोला, इसमें क्या करेंगे वो लोग, तो दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पैसेजेस, ओके, ऑफ ट्रांसलेशन, 1 पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम द इंग्लिश टू हिंदी, 2 पैसेज बताया मैंने ऊपर आपको, एंड एन ऐसे इच इन द हिंदी एंड इंग्लिश टू टेस्ट द कैंडिडेट ट्रांसलेशन स्किल and their ability to write as well as comprehend the 2 languages correctly, precisely and effectively. The level of the paper will be consist of with the educational qualification prescribed. जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन किया है उसी क्वालिफिकेशन के लेवल का पेपर आने वाला है। और उनका मेन उद्देश्य क्या है, वो आपका जो स्किल है ट्रांसलेशन का वो आपको वो चेक करना चाह रहे हैं, प्लस आपकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, क्योंकि ये पेपर मेन हिंदी इंग्लिश का है, आपको करना ट्रांसलेट। जिसकी भी अच्छी पकड़ होगी हिंदी दोनों लैंग्वेज के ऊपर में, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, चीज़ों को अच्छे से वो कर पाएगा। तो यहाँ जो एसएससी बोल रही है कि मैं आपको वही चेक करना चाहता हूँ पेपर 2 में कि आप कितना अच्छे से, इसलिए देखिए आप क्या करें, उन्होंने दिया है कि हिंदी का निबंध लिखने, और फिर बोला है कि इंग्लिश का भी लिख के दिखाइए आप हमें, है ना। अब ये चीज़ें आप कब लिख पाएंगे, जब आपका ग्रामर सही होगा, जब आपको ग्रामर का रूल्स पता होंगे, तब क्या है आप प्रॉपर्ली क्या सेंटेंस को अरेंज कर पाएंगे, एक अपने से वॉक का फॉर्मेशन कर पाएंगे। सेम टू सेम जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश वाले में, जब आपको हिंदी ग्रामर पता रहेगा तभी तो आप इंग्लिश सही से कर पाएंगे। तो मेन क्या हो गया मिलाकर, पेपर 1 इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 क्या है ना, वो हमारा बेस है। पेपर 1 जिसका सही तैयारी होगा, हिंदी ग्रामर एग्जाम सही आपने किया है, ऑटोमेटिक पेपर 2 आपका वो इंप्रूव हो जाएगा, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इसलिए क्या करना है, आपस में दोनों ये लिंक है, दोनों को अलग अलग नहीं करना है। पेपर 1 पेपर 2 आपस में क्या है, दोनों ही लिंक है। पेपर 1 जो वो आपका बेस है, मजबूत तैयार करेगा पेपर 2 के लिए आपका, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये उन्होंने मेंशन किया था सिलेबस अपनी तरफ से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या किया मैंने, इस सिलेबस को मैंने पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन किया। आपने ऐसे ऊपर देखा, अभी उन्होंने बस शॉर्ट में दे दिया था, उनको क्या चाहिए वो लिखा था। अब मैंने यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन किया। अब ये कहाँ से क्या है, जो भी एग्जाम वगैरह अभी तक हुए हैं एसएससी के प्रीवियस वाले, है ना, प्री और मेंस दोनों का हुआ, पेपर 1 पेपर 2 का, उसके जो जो क्वेश्चन उसमें आए हुए थे उसको माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पे टॉपिक को शॉर्टलिस्ट किया है कि कुछ बेसिक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, हाल में पढ़ना है। किसी किसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किसी से कम आते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया मैंने यहाँ पे देखिए, पेपर 1 का हमारा हिंदी का हो गया, ये पेपर 2 हो गया हमारा, ये दोनों वाला पार्ट पेपर 1 2 का। अब देखिए ध्यान से, पेपर 1 क्या था हमारा, सामान्य हिंदी आ रहा था, 100 क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पर। इसको यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। सेम मैंने पेपर 1 में जो हमारा इंग्लिश है उसको मैंने यहाँ के 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये 4 पार्ट किस हिसाब से लिखा है मैंने, जो पहला लाइन में मैंने लिखा हुआ ये हमारा क्या है, उसका बेस है, मतलब बेसिक चैप्टर, इसको आपको हाल में करना है पहले। इससे हो सके क्वेश्चन आपको 1-2 कम मिलेंगे, लेकिन इसको करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, जैसे मान हिंदी में हो गया आपका वर्णमाला हो गया, वर्तनी का सामान्य शुद्धियाँ हो गया, जो मात्रा वगैरह होती है वो हो गया, फिर व्याकरण का बेसिक कुछ काल वगैरह हो गया, जो टेंस को हम पहचानेंगे, सेंटेंस को कौन सा काल, भूतकाल है, भविष्यकाल, वो चीज़ें हो गई, ये हमारा बेसिक है। इसको आप पहले पढ़ लेंगे, इसमें हो सकता क्वेश्चन आपको बहुत कम मिले। फिर सेकंड वाला हमारा क्या है, ये हमारा है जो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक समास, कारक समास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ अदर टॉपिक और है। तो ये सेकंड वाला क्या है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं हमारा, उस पर फोकस करना है। थर्ड वाला क्या हो गया, इसमें आपको इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको ज़्यादा आपको खुद से याद करना है, इसको खुद रट्टा मारना है। जैसे हमारा क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, बहुवचन एक वचन वाले, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे लोकोक्ति हो गए, तत्सम तद्भव वाले शब्द हो गए, है ना, वाक्यों का एक शब्द के लाने शब्द हो गए, जैसे वो वाला हो गया, ये चीज़ें शुद्ध वस्तु। अब ये चीज़ें क्या हो गई, इसमें आपको खाली याद करना है, इसमें ऐसा कुछ समझने से चीज़ें नहीं है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझना है चीज़ों को, क्या क्या देखो अच्छे से याद करना है। जो पहला वाला टॉपिक वो बेसिक था, वो करके फिर आपको सेकंड वाला इस चीज़ों को समझने वाला काम है। और जो तीसरा वाला है इसमें कुछ भी खाली आपको याद करना है। इसको मतलब क्या करना है, अभी से एग्जाम शुरू होगा, मैं आगे दिखाता हूँ, स्ट्रेटजी बताया हुआ है। इसको आप रोज मैंने एवरी डे 10 से 15 वर्ड आप 10 याद कीजिए, पर्यायवाची 10 विलोम शब्द कीजिए, 10 मुहावरे कीजिए, अगले दिन 10। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, रोज 5-10 करके करना है, आपका धीरे धीरे चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको याद करना, जितना मैक्सिमम आप रिपीट करेंगे आपको याद कर लेंगे। ये बहुत ही आसान होता है, अगर आप एग्जाम में आ रहा मान लीजिए, आपको अच्छे से कर पाएंगे, इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है। ये 3 पार्ट हो गया। और एक चौथा पार्ट क्या हमारा है, गद्यांश। अब ये चीज़ क्या है, ये है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। अगर आपने अभी तक किसी ने अगर पीवाईक्यू देखा होगा, मान लीजिए पूरा एक पेपर को जस्ट एक ओवरलुक लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे उसमें लगभग आपका 15 क्वेश्चन जो है, मैंने आउट ऑफ 100 मैंने बताया ना आपको कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से लगभग आपका मान लीजिए 15 क्वेश्चन क्या होंगे ना, वो आपको आएंगे पैसेज पे। पैसेज क्या होता है, एक छोटा सा वहाँ पे ना स्टोरी टाइप का दिया रहता है पैसेज, आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से फिर 5-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से आपको पाँचों का आंसर जो देना है आपको इस पैसेज के आधार पर देना है। एक छोटा सा स्टोरी दिया है, अब स्टोरी के आधार पर वो 4 ऑप्शन देते हैं, आपको करना है। तो ये कॉम्पेरेटिव मुझे तो थोड़ा ईजी होता है। ईजी क्या होता है, मैंने सबका अलग लगा, मुझे पर्सनली ये बहुत आसान लगता है करना, क्योंकि आपका क्या है, इसमें आंसर ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है, इस पैसेज में आंसर छिपा हुआ है। आपको पढ़ के आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस पैसेज से, आपको उसके आधार पर ये 5 का आंसर देना है। तो कुछ इस तरह के क्या होता है, आपको वहाँ 3 पैसेज आते हैं, 5-5 नंबर करके आते हैं, 5-5 क्वेश्चन करके आते हैं, तो 15 नंबर के आपका आते हैं पैसेज वाले। ये आपका हिंदी में भी आते हैं, प्लस आपका इंग्लिश पेपर दोनों में आते हैं ये चीज़ें। तो इसको आपको अलग से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये वाला पार्ट को पूरा पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आखिरी का जो 15 क्वेश्चन है वो सीधा पैसे से आ रहे हैं।
अब पैसेज में क्या होता है, यही ग्रामर को वहाँ अप्लाई करते हैं। कई बार क्या है, एक लाइन को मेंशन कर देंगे, पूछेंगे इसमें से संज्ञा का कौन सा रूप दिया हुआ है, कारक का कौन सा रूप दिया हुआ है, ऐसे करके पूछते हैं। तो मैंने क्वेश्चन है पैसेज से है आपका, लेकिन जो टॉपिक है वो कहाँ, फिर वो कारक का पार्ट हो गया, वो संज्ञा का पार्ट हो गया। जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तभी तो आप ये वाला पार्ट कर पाएंगे। तो इससे आपस में क्या उससे वो लिंक है। आपको इससे क्या करना है, पहले आपको ये बेसिक चैप्टर करना है मान लीजिए, फिर आपका ये मेन पार्ट है जो मेन फोकस करना है, फिर यहाँ पे ये आपको याद करने वाला पार्ट दिया गया है, और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल इसका अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है 15 नंबर का, आपको वो अच्छे से छोड़ना नहीं है। ये सब करने के लास्ट में आपका क्या, PYQs सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा। आप जब भी पढ़ेंगे आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, PYQs। PYQs आपको एक रास्ता दिखाता है, एक पाथ दिखाता है कि आपको इन सब में से कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ना है, किसको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, वो कौन बताएगा आपको, वो बताएगा PYQs। इससे जब आप देखेंगे ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए 10 ईयर्स का PYQs को आप एनालाइज कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करना है, आपको देना है उसी चैप्टर के ऊपर में कि हाँ मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करके इसको पहले करना है। ये हमारा हो गया हिंदी के लिए। सेम अगर बात करें इंग्लिश वाले में, यहाँ पे फिर हो गया, पहला हमारा बेसिक है, इसको आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लिया टेंस हो गया, स्टार्टिंग कीजिए वहीं से। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब क्या पहला का बेस है, इसको आपको करना पड़ेगा। ये करने के बाद क्या हो जाए, ये सेकंड वाला जो हमारा ये है हाई इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नरेशन और वॉइस हो गया, स्पॉटिंग द एरर हो गया, फिलिंग द ब्लैंक हो गया, फिर स्पेलिंग डिटेक्शन हो गया, मिसप्लेंट वाला वर्ड हो गया, वो शिफ्टिंग ऑफ द अरेंज, मैंने 4 सेंटेंस दिए रहते हैं, बोलते आगे पीछे अरेंज करके एक प्रॉपर फॉर्म में सेंटेंस कीजिए, वो वाला हो गया। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, किसी सेंटेंस में को कहाँ गलती है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है इस वाले इंग्लिश वाले पार्ट में, ये सारा बेस है, ठीक है ना। इससे आपको शायद डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी मिले, पर ये जब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे आप सेकंड वाले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड वाले में क्या होता है, नरेशन वॉइस तो खैर वो अलग ही अपना पार्ट हो गया, बाकी जो यहाँ से स्पॉटिंग द एरर है, फिलिंग द ब्लैंक है, स्प्लिट है, ये सारा जो क्वेश्चन है वो बनता है, ये नाउन प्रोनाउन के ऊपर बेस करके बनता है। तो जब ये पहला पार्ट बेस हो गया, आपको इसको करना पड़ेगा। वो करने के बाद क्या करना है आपको, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पार्ट से, ये करना है। फिर थर्ड वाला इसमें क्या हो गया, फिर से यहाँ आ गया याद करने वाला। याद करने वाला क्या हो गया, वोकैबुलरी, जिसमें वोकैब बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, ये क्या वही हमारा देखिए पर्यायवाची, सिनोनिम, सिनोनिम समानार्थी वर्ड, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द को एंटोनिम बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो गया। फिर हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिर हमारा हो गया यहाँ पे एडियम एंड फ्रेज हो गया, जो हमारा बोलते हैं ना सब शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ था, जो ये देगा वाक्यों के लिए एक शब्द, वो है यहाँ हो गया। फिर मुहावरे लोकोक्ति वाला पार्ट हो गया, वो यहाँ एडियम फ्रेज में आ जाता है। फिर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे कि सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पे क्या है, ये वाला सारा पार्ट क्या हमारा याद करने वाला हो गया। फिर आखिरी में क्या है, यहाँ फिर से है कॉम्प्रिहेंसिव द पैसेज। यहाँ पे फिर इंग्लिश वाले में क्या होता है, कुछ लास्ट में मैंने लास्ट क्या कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे पैसेज से, मैंने एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, फिर उसमें से क्या आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल 3 पैसेज आते हैं अलग अलग करके, 5 टोटल 15 नंबर के पैसेज आते हैं यहाँ पे इंग्लिश वाले पार्ट में भी। तो हमारा अगर बात करें एग्जाम का, ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये कुछ सिलेबस है, कुछ डिटेल में बताया। पहला वाला बेसिक है आपका दोनों में, सेकंड वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, थर्ड वाला क्या आपका बस खाली आपको याद करना है, रट्टा मारना है, इसमें कुछ पढ़ने समझने से कुछ नहीं है। चौथा वाला क्या हमारा पैसेज, इसको अलग से आप फोकस कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका 15 क्वेश्चन अलग से आ रहे हैं पैसेज दोनों में, आपको इसका अलग से फोकस वहाँ पे करना पड़ेगा। और क्या करें दोनों के लिए हम लोग करेंगे PYQs, ये आपको क्या करेगा फिर से वही दिखाएगा कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उससे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे पेपर 2 के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया पेपर 2 क्या था हमारा, वो था हमारा डिस्क्रिप्टिव। उन्होंने क्या बोला अपनी तरफ से डिटेल में मैं दिखाता हूँ एक बार, ये रहा, ये है उनका स्टेटमेंट। वो जस्ट चेक कर रहे हैं आपका स्किल कितना है, वो सब चेक कर रहे हैं, डिटेल कुछ उन्होंने लिखा वैसा नहीं है। तो इससे हालांकि क्या है, पेपर 2 जो है आपका, मान लीजिए अभी जो तक हमारा एग्जाम हुए हैं पहले का PYQs देखेंगे अब किस किस टॉपिक पे ऐसे आ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 टॉपिक ही कॉमन है, जो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होता है। आपको क्या करना है, मेन फोकस देना है उसी वाले टॉपिक के ऊपर में ही। हर तरह क्वेश्चन आपका जहाँ वहीं से वो बनने वाला है। क्या क्या टॉपिक है मैं दिखाता हूँ एक बार। अगर कॉमन ऐसे टॉपिक है क्या है, जैसे कि हमारा सोशल इशू हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गया, वुमेन इंपावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण वाले बात देख सकते हैं आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी से हमारा क्या है, हमारा चैट GPT आ गया, हमारा AI का मॉडल चल रहा है, हर चीज़ वो हो गया। फिर डिजिटलाइजेशन हो गया, इकोनॉमी वाला करंट स्कीम, ये है सबसे इंपॉर्टेंट करंट स्कीम, ठीक है। फिर हमारा हो गया एजुकेशन एंड कल्चर टॉपिक, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक लिखा, एक सेकंड में लिखा है मैंने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक और एनालिसिस। अब 2 टॉपिक आते हैं। पहले क्या था, जस्ट सिंपल है, ये सारा टॉपिक मान लीजिए महिलाओं का योगदान क्या है, शिक्षा में क्या योगदान है, AI की भूमिका बताइए, है ना, भारत का मान लीजिए अंतरिक्ष मिशन कैसा है बताइए। ये सारा टॉपिक क्या हो गया, ये हमारा साइंस एंड टेक का टॉपिक हो गया। ये कुछ टॉपिक है जो हमारा रिसेंट जो भी चला है करंट अफेयर्स वो सब आते हैं, वो हो गया, ये नॉर्मल है। एक हमारा नया आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। आप अगर अपने एक कोई जैसे मान लीजिए कोई मुहावरा से दिया हुआ है, आपको उस पर वो डिटेल आपको लिखना पड़ेगा बड़ा करके, मैंने उसको थोड़ा अलग बोलते हैं, उसको थोड़ा सा मैंने कंपेयर टू ये वाले थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला मन के हारे हारे मन के जीते जीते, ये क्या एक हमारा एक प्रोवर्ब टाइप हो गया। अगर मैं बोलूँ इसके ऊपर आपको लिखना है एक निबंध, तो इसको कहीं ना कहीं आपको लिंक करना पड़ेगा, किसी अलग चीज़ से अलग एंगल्स जोड़ के इसको लिखना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, वो सारी चीज़ आती है हमारा इसमें ही। तो जो भी फेमस कोट्स वगैरह दिए जाते हैं ना बड़े बड़े जीव का, वहाँ पे वो इसमें आ सकता है। जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि आपने ये कहावत सुना होगा,
भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक लाइन रख मान लीजिए। अब मैं बोलूँ कि आपको इसके ऊपर निबंध लिखना है, तो ये क्या है, थोड़ा और टॉपिक से हो गया, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। इसको भी हम लोग क्या अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस पर भी हमारा काम आ सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको एनी वन लिखना था। हो सकता है उस 4 में से 2 क्वेश्चन हो इस तरह का टॉपिक में, 2 हो इस तरह के। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप नॉर्मल इसमें से लिख सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसमें कंफर्टेबल है, आपको जिसकी तैयारी अच्छी हुई है, आपको उस पर लिखिए। 4 में से आपको ऑप्शन दे रहा है किसी एक के ऊपर वहाँ लिखने के लिए। ओके, अब वो क्या चेक करने में, तो वो दिखा है यहाँ पे, बोला है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, वोकैबुलरी, ग्रामर, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आइडिया एंड राइटिंग एबिलिटी इन द बोथ लैंग्वेजेस। और क्या करना है आपको, 500 वर्ड्स में लिखना है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एसे एंड प्योर की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैंने क्यों बताया आपको, आपने ऊपर अभी अगर हिंदी ग्रामर सही से पढ़ा है तो आपको क्या है, वाक्यों का सेंटेंस सही करना होगा। यहाँ पे मेन वही लिखा है, आपको आपका थॉट कितना क्लियर है, आप कितना लंबा उसको सोच के अपने से बना के लिख सकते हैं चीज़ों को, आपका वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, प्लस आपको ग्रामर सही है कि नहीं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा, आपका जो आइडिया है जिस पर आप लिख रहे हैं, और राइटिंग एबिलिटी तो पूछ ही रहा, जायज़ बात है। तो ये सब कहाँ से आ गया, अगर आपने पेपर 1 अच्छे से किया है, अगर आपके हिंदी पे अच्छी पकड़ है ग्रामर पे, आप यहाँ पे सेंटेंस सही से फॉर्म कर पाएंगे, चीज़ों को सही से अच्छे से लिख पाएंगे यहाँ पर आप। और मेन क्या हो गया हमारा, सारे पी को आप देख लेंगे, 5 से 6 ईयर का अगर पी मिल रहा है, मान लीजिए हर साल 4 टॉपिक आ रहे हैं, मान लीजिए 4 हिंदी 4 इंग्लिश के, अगर आप उस पर भी अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे, आपको इजीली वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं ये चीज़। ओके, सेम अब अगर देखें हम पेपर 2 में हमारा जो है हमारा अनुवाद ट्रांसलेशन पार्ट, उसमें क्या आ रहा है, एक आ रहा है हिंदी से इंग्लिश, एक है हिंदी से इंग्लिश, 2 आ रहा टॉपिक। तो टेस्ट टू कैंडिडेट स्किल ऑफ ट्रांसलेशन एंड एबिलिटी टू राइट एंड कॉम्प्रीहेंड द एबव 2 लैंग्वेजेस करेक्टली प्रिसाइजली एंड। फिर ये वाला पार्ट उन्होंने बोला है, जो मेंशन किया है वो आपका मैंने चेक करें कि आपके पास कितनी पकड़ है हिंदी इंग्लिश की, आप कितना सही तरीके से उसको अच्छे से अनुवाद कर पा रहे हैं, आपका लिखने की क्षमता कितनी है, आपको वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। फिर क्या बोला, स्किल टेस्टेड हो रहा है आपका, और ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी हिंदी तो आपका कितना आप दक्ष करने में। इसलिए देखा आप जो भी यहाँ पे इस कोर्स के लिए यहाँ पे पीजीटी क्यों मांगा जा रहा है, पीजीटी पीजीसीआर, वहाँ पे आपको कराया जाए ट्रांसलेशन। अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने अच्छे से किया होगा पीजीटी एग्जाम में, वहाँ पे आपको हर एक पेपर में आपको ट्रांसलेशन करने को मिला था, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो जॉब करना, आपका जॉब उसी फील्ड से है। तो अगर आप अच्छे से सीख के जाएंगे तभी तो आगे अच्छे से कर पाएंगे। जिन लोगों ने अपने एग्जाम हॉल में अच्छे से किया, उनको कुछ एक आइडिया होगा बेसिक, हाँ मैंने पहले ट्रांसलेशन किया हुआ है, कैसे करना है। यहाँ पे हमको उसको अच्छे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या बोला है, करेक्ट ग्रामर है और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, मेन चीज 2 चीज़ें हैं। ग्रामर देखिए हर जगह बात है ग्रामर, इसलिए देखिए पेपर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 आपका बेस तैयार कर रहा है। अगर आपने पेपर 1 अच्छे से किया है, दोनों का हिंदी इंग्लिश दोनों का अच्छे से ग्रामर पढ़ा हुआ है, आपको सेंटेंस करेक्ट बनाना आ रहा है, आपको कौन सा वर्ब फॉर्म लगाना है, कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, वो अगर आपको उसका आइडिया है, तो क्या है यहाँ पर आप जब उसको अनुवाद करेंगे, आप सही से अनुवाद कर पाएंगे। आप जब ऐसे लिखेंगे, आप सही से वर्क अपने मन से वर्ड फॉर्म करके उसको सही से सेंटेंस आप लिख पाएंगे, चीज़ वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो जितना फोकस आप पेपर 1 पे करेंगे, आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर 1 आपका क्या बेस है, उसको अच्छे से तैयार करना है आपको। पेपर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। मेन चीज़ है बोला है कि आपको शब्दों का शब्द जो है वो अनुवाद नहीं करना है, आपको पढ़ना है उस लाइन को, पैराग्राफ को, जो उसका क्रक्स निकाला, जो भाव है कंटेंट का, वो आपको वो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है। ये सब चीज़ों को क्या है वो आप चेकिंग करते हैं आपके पेपर मेंस में, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं। तो ये था हमारा पेपर 2 का डिटेल सिलेबस से बोला जाए, ये सब मेन है आपका प्रैक्टिस और स्किल। ये मेन जो पेपर 2 हमारा है प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पहला वाला ऐसे सबसे गंदा होगा आपका, पहला अनुवाद सबसे ज़्यादा गलतियों वाला होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वो इंप्रूव होगा, आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। इसलिए क्या करना है, ये मेन क्या हमारा प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस आप कर रहेंगे, जब आपका पेपर 1 तैयार हो जाएगा, जब आपका ग्रामर सही हो जाएगा, आपको अंदर से आएगा कॉन्फिडेंस, हाँ मैं सही से कर पा रहा हूँ, सही से मैं लिख पा रहा हूँ, तभी आपका पेपर 2 पे वो ज़्यादा स्ट्रांग और पकड़ बनने वाला है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग सारा सिलेबस को मैंने यहाँ पर डिकोड कर दिया पेपर 1 पेपर 2 के लिए। आप इसको यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, एक बार इसको फॉलो करिएगा। ओके, अब यहाँ से बात आती है कि आप यहाँ से कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे। मेन है यहाँ पर रिसोर्सेज, मैं इसको यहाँ पे एक बार आप इसका पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया कौन कौन से टॉपिक थे हमारा टोटल। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि चूज एनी वन बुक। अब देखिए यहाँ पे पता क्या है, टोटल पेपर 1 में 2 पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश, फिर पेपर 2 में एक ऐसे और ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 4 बुक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, सारे देखिए। पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सारा ही बुक अच्छा होता है, कोई भी बुक जो है वो बुरा नहीं होता है। हर बुक का जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग होती है, बाकी जो कंटेंट है सारे बुक में सेम ही होंगे। अगर आप मान लीजिए किसी इंग्लिश का कोई भी बुक लेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि टेंस के यहाँ पे 3 पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस है, तो सारे बुक में वही मिलेगा आपको, उसका जो पार्ट है वो भी सेम मिलेगा। हो सकता है एग्जाम्पल में जो नाम वगैरह राम शाम मोहन वो कुछ अलग यूज किया होगा, जो ऑलमोस्ट चीज़ें कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसलिए बुक को लेकर तो टेंशन नहीं लेना है, बस कोई भी एक बुक को ले लीजिए आप,
जिसकी आपको लैंग्वेज सही लग रही है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई बुक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा तो मान लीजिए हिंदी के लिए क्या करना है आपको, एक डॉक्टर वासुदेव नंदन की एक बुक आती है व्याकरण हिंदी और व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये बुक आप ले सकते हैं। या फिर आप लूसेंट समान हिंदी की बुक है, या एक अरिहंत परिवेशन की समान हिंदी है ना, तीनों ही ग्रामर की बुक है। आप इसमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए, आपका वो काम यहाँ से हो जाएगा। और या तो फिर एनसीईआरटी की हिंदी ग्रामर की बुक है, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। किसी बहुत सारे स्टेट बोर्ड की है, उड़ीसा बोर्ड की मुझे एक दो मिला, एक राजस्थान बोर्ड की अच्छी बुक है, वहाँ पे आप लेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो चीज़ें। या फिर सेकंड है एनी ग्रामर बुक प्लस गूगल एंड चैट जीपीटी। अब देखिए अभी हम लोग जिस टाइम पे रह रहे हैं ना, अभी मतलब बुक तो जो है ये, उसके अलावा इतना सारी चीज़ें अवेलेबल है। यूट्यूब हो गया आपका, चैट जीपीटी हो गया, गूगल एआई हो गया। आप जैसे जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पे लिखिए संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के डिटेल पढ़ा दीजिए, आप उसको टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिक 2 पढ़ने का आपको कंटेंट मिल जाएगा, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ भी सारी चीज़ें वही सेम दिया हुआ है, जो वहाँ पे जो भी आ रहा है ऑनलाइन सोर्स में, वो किसी न किसी बुक का रेफरेंस लेके वहाँ से वो आंसर शो करते हैं, आपको वहाँ से चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको, आप कोई भी एक बुक बाय कर लीजिए जो भी सही लग रहा है इसमें, और प्लस क्या करें जितना हो सके आप ऑनलाइन चीज़ों को आप यहाँ यूज करेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। ये पेपर हमारा हिंदी के लिए एक बुक हो गया यहाँ से, ठीक है। सेकंड हो गया पेपर 2 इंग्लिश के लिए। अब देखिए आप इंग्लिश में बहुत सारा बुक है, एक हमारा रे एंड मार्टिन की बुक आती है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ये बुक है। या फिर एक हमारा एसपी बख्शी की है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। या फिर एक हमारा जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव वॉल्यूम 1, नीतू मैम की एक बुक आती है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है, आप वो ले सकते हैं, इंग्लिश की बुक है, केडी पब्लिकेशन की वो है। तो इस तीनों में से आप क्या करना है, कोई भी एक बुक सेलेक्ट करना है जो आपका, अगर मान लिया आपको ऑलरेडी कोई बुक है आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप कोई भी एक बुक इसमें बाई कर सकते हैं। और फिर एक हमारा वोकैब के लिए यहाँ बुक आती है हमारा वर्ड पावर मेड इजी, ये हमारा नॉर्मल नॉलेज की बुक है, ये एक बुक इसी बहुत अच्छा है। इसमें क्या बहुत सारे ना आपको सिनोनिम बहुत सारे अलग अलग वर्ड दिए हैं। या फिर अगर इसकी आपको कहीं से अगर पीडीएफ मिल जा रही है मान लीजिए, आप वो पीडीएफ से बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप वो पीडीएफ से याद कर सकते हैं, ये भी चल सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक एक बुक, एक हिंदी की एक बुक ले लीजिए मान लीजिए, एक इंग्लिश की एक बुक लीजिए। बुक लेना बहुत जरूरी है, मैं इसे बोल रहा हूँ बार बार। जब आप पढ़ेंगे ना, आप बुक पर कुछ मार्किंग कीजिए, पेन से लिखिए, चलाइए, उसको देख के सीखिए, तो आपको वो चीज़ें ना ज़्यादा अच्छे से ग्रैप होगी आपके माइंड में। पीडीएफ वगैरह में उतना ज़्यादा आप फोकस करके नहीं पढ़ पाएंगे, और उतना पॉसिबल नहीं हर एक पूरे लंबे बुक को पीडीएफ पढ़ना, इसलिए एक एक बुक को बाई कीजिए। और जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है पीडीएफ वगैरह, उसको पीडीएफ से आप काम चला लीजिएगा। तो हमारा हिंदी के लिए एक बुक हो गया, इंग्लिश के लिए एक बुक हो गया, ये वोकैब की अगर मिल रहा है बुक तो ले लीजिए, तो पीडीएफ से काम चला लीजिए। ये हमारा हो गया पेपर 1 के लिए। सेम अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए, यहाँ पे 2 ऐसे हो गया और एक हमारा ट्रांसलेशन। ऐसे में एक हमारा बुक है निबंध माला 221 हिंदी का निबंध है, एक ये वाला बुक हो गया। या फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे एक है दृष्टि आईएएस की एक बुक है, जो मैंने ऊपर बताया ना आपको कि कुछ आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे, वो वाला टॉपिक इसमें अच्छे से कवर किया दृष्टि आईएएस वाला, क्योंकि आईएएस की बुक है, यूपीएससी की बुक है, यहाँ पे वो चीज़ें दी गई है। या फिर आप ये बुक लीजिए या फिर ये बुक ले सकते हैं। पर ध्यान रहे आपको जो लिखना है ऐसे कितना है, ओनली 500 वर्ड्स में है। ये बुक जो है दृष्टि थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमारे यूपीएससी में ऑलमोस्ट 1200 शब्दों के आते हैं, आप लिखना 1000 से 1200 शब्द, यहाँ पे उसका जस्ट हाफ ही है एक्चुअली। आप यहाँ से कोई भी एक बुक ले सकते हैं हिंदी वाले ऐसे के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा इंग्लिश के लिए क्या है, एक हमारा अरिहंत की 151 की ऐसे बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम बोलूँगा ऑनलाइन सोर्स, लाइक जैसे यूपीएससी लेवल लिखा, मतलब इसमें क्या है ना, अगर मैं बोलूँ ऐसे में क्या होता है एक्चुअली, यूपीएससी में हमारा ऐसे वगैरह आता है। अगर आप जस्ट गूगल में सर्च करेंगे किसी एक टॉपिक के, मान लीजिए आपको लिखना है ऐसे मिशन अंतरिक्ष यान, भारत का कुछ मिशन है मान लीजिए ये चंद्रयान, तो आप लिखिए चंद्रयान मिशन 2 लिख के लास्ट में लिख दीजिए खाली यूपीएससी। आप खाली उतना लिखेंगे ना, आपका जो जो मेन चैनल है ना उसका मेन कंटेंट खुल जाएगा। आपको वहाँ से इजीली, मुझे बोलता है 500 बोल रहे हैं ना हमारा एसएससी वाले, वो आपको 500 से 600 शब्दों का वहाँ पे अच्छा बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, हर एक पार्ट वाइज मिल जाएगा, एक पूरा आंसर फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जैसे आप सर्च करेंगे 3-4 वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहाँ डाउनलोड कीजिए, आपको सेम हिंदी में मिल जाएगा, आपको सेम इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा वो चीज़ वहाँ से। तो अगर आपका बुक है वो लीजिए, प्लस जो आपके करंट अफेयर्स के जो चल रहा है टॉपिक वगैरह, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये हमारा हो गया ऐसे के लिए। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे आप, इसमें हमारा एक बुक आती है लूसेंट की हाई स्कूल ट्रांसलेशन, आप ये ले सकते हैं, है ना, शर्मा आर के तो लिखा हुआ है, ये वाला बुक अच्छी है, आप ले सकते हैं। और एक हमारा हिंदी ट्रांसलेशन एक्सपर्ट ट्रांसलेशन बाय अरिहंत, तो सेम एक हमारा है लूसेंट का ट्रांसलेशन, एक हमारा अरिहंत का, दोनों आपको भी एक बुक ले सकते हैं। और दूसरा फिर बोले कि आप पीजीटी बुक, आपको याद होगा 51 को छोड़ देंगे अगर, तो एमटीटी 52, 53, 54 हर एक चारों बुक में हमारा था ट्रांसलेशन। और उसमें क्या था आप देखें, किसी एक बुक में था बैंकिंग के बारे में दिया था, किसी में था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, किसी में हमारा लॉ दिया हुआ था। तो वहाँ पे क्या बहुत सारा वर्ड टर्मिनोलॉजी है जो पीजीटी के बुक में दिया है, वो केवल पर्टिकुलर उस चैप्टर को आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ कुछ छोटा छोटा पैसेज दिया है, आपको करना है ट्रांसलेट, वहाँ पे दिखाया भी करके कैसे करना है, तो वो बुक इंपॉर्टेंट होगा। आप यहाँ से ये तो मेन एक बुक ले लीजिए, आप प्लस आपका ऑलरेडी पीजीटी का बुक होगा, आप उसका भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब प्लस क्या हो गया आपका एनसीईआरटी की बुक। अब एनसीईआरटी की बुक में क्या बोल रहा हूँ, देखिए प्रैक्टिस क्या मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए एनसीईआरटी के हर एक बुक हिंदी से, मान लीजिए अगर एनसीईआरटी की आप कोई क्लास 9 की एक साइंस की बुक ले लीजिए, मान लीजिए आपने फिजिक्स की बुक ले ली, फिजिक्स का चैप्टर 1 मान लीजिए वहाँ पे है लाइट प्रकाश, अब वही चैप्टर का कीजिए आप लाइट का एक पेज निकालिए इंग्लिश वाला, और सेम क्लास 9 का हिंदी में है प्रकाश, उसको भी निकालिए एक पेज, सेम फर्स्ट पेज को। अब फिर आप क्या कीजिए, उसको खुद से लिखिए, इंग्लिश वाले को देखकर ट्रांसलेट कीजिए और करके हिंदी वाले से मिलाइए, या फिर आप हिंदी वाले को देख के उसका इंग्लिश में करके फिर इंग्लिश वाले आंसर मिलाइए। ये क्या है, मैं सब क्या बोला कि ये दोनों बुक क्या गवर्नमेंट की बुक है। आप जो भी चीज़ें वहाँ पे पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से दिया गया कि गवर्नमेंट के बुक में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप वहाँ से देख पाएंगे।
इवन हर एक चीज़ को मैंने, अगर मान लीजिए किसी बॉक्स में कोई पिक्चर बना हुआ है उसको कैसे कर रहे हैं वो लोग, हर छोटी चीज़ को आप अच्छे से प्रॉपर फॉलो किया गया है। तो ऐसे में क्या करिए, आप एनसीईआरटी की बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च कीजिए, एनसीईआरटी की वेबसाइट से आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा बुक्स ऑफ पीडीएफ। आप सेम सब्जेक्ट की, सेम क्लास की, सेम चैप्टर की वो डाउनलोड कीजिए बुक को, और किसी भी एक चैप्टर का किसी भी एक पेज को ले लीजिए, आप उसको सेव करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कब करना है आपको, एज ए प्रैक्टिस के तौर पर। पहले आप ये बुक ले लीजिए कोई भी एक यहाँ से, ठीक है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह दिए बेसिक, आप उसको कवर कर लीजिए कैसे करना ट्रांसलेट वगैरह। वो करने के बाद क्या करना है आपको, ये सारे बुक जो पीजीटी की बुक हो गई या फिर ये बुक हो गई, ये आपको करना है प्रैक्टिस, मेन है इसके प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ है। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पीवाई इंडिया, अब ये क्या है ना, ये हमारा गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। वहाँ पे जाएंगे ना आप, तो जो भी करंट में घटना चले, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहीं गए घूमने की, या फिर 26 जनवरी आया, 15 अगस्त आया, या कोई और टॉपिक मान लीजिए आया, उस टॉपिक पे करते हैं ना, ये जो पीवाई की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ना ऑलमोस्ट 1 से 2 पेज का ना कंटेंट मिल जाएगा। और वो सेम चीज़ को वो लोग हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पब्लिश करते हैं। ये गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है, हिंदी में भी रहता है और सेम इंग्लिश में रहता है। आप जाएंगे इस वेबसाइट पे ना, कॉर्नर में यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको हिंदी इंग्लिश चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे सेम टॉपिक पे आपको क्या करेगा, यहाँ से दोनों मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, आप दोनों को डाउनलोड कीजिए, हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को, वो करंट टॉपिक भी है। अब देखिए आपको खुद से पढ़ के जस्ट मिलाइए दोनों को, कि देखिए आप वो कैसे उन्होंने ट्रांसलेट किया है। क्योंकि आप समझिए चीज़ों को, जो भी जितना भी आप गवर्नमेंट का ऑथेंटिक चीज़ें लेंगे ना, आपका वो उतना हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि वो एक बेंचमार्क है, गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको कर रही है कि कौन सा टर्म किसी आज यूज कर रहे हैं। हो सकता है बुक में कुछ अलग दिया हो, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट ने यूज किया, किसी वर्ड को हिंदी में इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड किया है, कैसे ट्रांसलेट किया, आपको वो चीज़ यहाँ से मिल पाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को एक लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं ना, उनका जो है वो डिटेल में एक ड्राफ्ट वो लोग अपलोड करते हैं कि उन्होंने क्या क्या मेन बातें बोली है, वो हिंदी में इंग्लिश दोनों में आता है। आप देखिए कैसे उन्होंने क्या किया, वो चीज़ आपको हेल्प मिलेगी। ये हो गया हमारा किसके लिए, पीओई के लिए। सेम हमारा अदर गवर्नमेंट की वेबसाइट जो भी है वहाँ जा सकते हैं आप, या फिर गूगल ट्रांसलेट तो अगर है, ये सब तो लास्ट ऑप्शन रखिए। मेन यहाँ पर ये बुक से पहले कर लीजिए, बाकी जितने सारे ये बुक में बताया एनसीईआरटी की ये वाली या फिर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये सब करना है हमारा पेपर 2 के ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन ये सब कब अच्छे से कर पाएंगे, जब आपका पेपर 1 तैयार है, आपका ग्रामर तैयार है, तभी आप यहाँ पर अच्छे से इसको आप कर पाएंगे। तो ये हमारा ट्यूटर हो गया ब्रॉड में, ये सारे बुक्स आप ले सकते हैं। और आखिरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट, ये क्या होता है, चूंकि आपको पता है हमारा जो पेपर 1 होने वाला है वो हमारा कंप्यूटर पे होगा, एमसीक्यू होगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, तो जहाँ पे आप ऑनलाइन मॉक दे सकते हैं वहाँ से आप वो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको टाइम इंप्रूवमेंट हो, आपका स्पीड बढ़े उस चीज़ के लिए। आप कहाँ से देंगे, एक हमारा टेक्स्ट बुक का ऐप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कुछ का है मंथली ईयरली का सब्सक्रिप्शन, आप ले लीजिए एक बार। आप वहाँ बहुत सारे एग्जाम का वहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक टेक्स्ट बुक ऐप हो गया, सेम हमारा एक एग्जाम भी ऐसा है, एक हमारा ओली बोर्ड का, ये कुछ 2-3 है, आपकी इसमें से किसी भी एक का ले लीजिए चलेगा, या फिर मान लीजिए 2 फ्रेंड है, मान लीजिए कोई एक इसका ले लीजिए, कोई उसका ले लीजिए, बाद में आप एक दूसरे लॉग इन करके आप दे सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि किसी ने मान लीजिए टेक्स्ट बुक का लिया हुआ है, किसी ने इसका लिया, जब इनका प्रैक्टिस हो गया वो इंटरचेंज कर ले, जाकर फिर दोबारा वहाँ एग्जाम ले ले, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में क्या हमारा है, ऑल पीवाईक्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जितना भी मॉक दे दीजिए, ठीक है ना, जितने सारे मॉक वगैरह क्वेश्चन ये सारे कोचिंग वाले बनाते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होगा कोचिंग होगा और जो हमारा एक्चुअल एग्जाम आ रहा है वो टोटली अलग रहता है। तो आप ये मॉक वगैरह लगाइए, स्टार्टिंग में लगाइए, आप चैप्टर पर तब आप लगा लीजिए, लेकिन जब मेन अल्टीमेटली क्या करना है आपको, मेन फोकस करना है पीवाईक्यूज पे। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा यहाँ पे 8 से लेकर 9 साल का पीवाईक्यू अवेलेबल है। उसमें जो क्वेश्चन आए हुए आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम उसको कीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जाए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का एक्चुअल लेवल क्या होता है, आपको वो मिलेगा। तो हमारा क्या है, हमारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए पीवाईक्यू हमेशा ही, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा कुछ कुछ बुक। यहाँ पे हमेशा फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, आपको सारे बुक नहीं लेना है, आपको हर एक टॉपिक के हिसाब से बस ओनली 1 बुक इज़ इनफ। आपको जिसमें कंफर्ट आप ले लीजिए। पहले से अगर आपने बाई करके रखा है कोई दिक्कत नहीं है, उसी से काम चलाइए, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल मिलेगा, आप गूगल हेल्प लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। पर लेकिन एक ही बुक को लेना, उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ना, 10 बुक के पीछे मत भागिए, एक बुक लीजिए उसमें पीछे कीजिए आप। तो ये था हमारा यह बुक और रिसोर्स यहाँ पे। ओके, अब आगे में बढ़ते हैं। अगर ये देखिए आप, मैंने कुछ बुक का फोटो लगा दिया। देखिए ये वाला जो हमारा बुक है, जैसे बताया मैंने, ये नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, ठीक है। रे मार्टिन की है, ये हमारा एसपी बख्शी का इंग्लिश की बुक है। ये 3 बुक इंग्लिश की, इसमें से आप कोई भी एक ले लेंगे। ये हमारा वर्ड पावर मेट जो हमारा वोकैब के लिए था वो ले सकते हैं आप यहाँ पर, ये इंग्लिश वाले के साथ। हिंदी में अगर बात करें यहाँ पर एक है लूसेंट की समान है हिंदी, और एक हमारा जो है डॉक्टर आधुनिक व्याकरण, इसमें से आप कोई एक ले लीजिए चलेगा। फिर निबंध में 2 है, एक दृष्टि की निबंध है, एक हमारा हिंदी वर्णमाला का, ये हमारा हो गया, ये चीज़ ले सकते हैं आप। ये हमारा हो गया इंग्लिश वाले के लिए 151 ऐसे अरिहंत माता, ये ले सकते हैं आप। बाकी इंग्लिश का मैं बोलूँ ज़्यादा फोकस कीजिए आप करंट अफेयर्स पे। ये हमारा पीवाई की, यहाँ पीआई भी प्रेस इन्फॉर्मेशन, ये हमारा गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहाँ पर जाएंगे आपको अच्छी डाटा मिल जाएगा। और ये 2 हमारा बुक है ट्रांसलेशन के लिए, इसमें से आपको एक लेना है। ये हमारा लूसेंट का ट्रांसलेशन है, ये हमारा ये है, ठीक है ना। आप चाहते इसमें कोई भी एक बुक यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास क्या क्या बुक है, मैं बता दूँ अगर आप लोग जान चाहेंगे। मेरे पास ये नीतू मैम की एक बुक है, एक हमारा लूसेंट की वाली बुक लिया मैंने, एक दृष्टि की मेरे पास ये बुक है, ठीक है। उसके वाला यहाँ से मैंने ट्रांसलेशन के लिए मैंने ये वाला बुक लिया हुआ है बस। और बाकी ये मैंने ये वाला निबंध का नहीं लिया मैंने, इंग्लिश वाले का वो मैं करंट पे देख रहा हूँ, बाकी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ पीआईबी के ऊपर। ये कुछ बुक मेरे पास पर्सनली अवेलेबल है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा बुक का पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ से हम देखते हैं कट ऑफ एग्जाम। अब यहाँ से बात होगी कट ऑफ के बारे में, और यहाँ नीचे हमारा स्ट्रेटजी होगा।
ओके, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ कितना गया एग्जाम का हुआ है, आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा पेपर वन था हमारा कितने का था, वो 200 नंबर का था। ये हमारा है पेपर वन का कट ऑफ, ये हमारा है पेपर वन पेपर टू दोनों मिला के फाइनल कट ऑफ कितना है, मतलब ये 400 में कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे दिया गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है, यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है 150 गया हाईएस्ट, ये वाला एक साल तो 24 में गया था। और अगर मेंस में बात करते हैं यहाँ पर तो 273 ऑलमोस्ट गया हुआ है यहाँ पर 400 में, ये हमारा हाईएस्ट गया हुआ है। अब ये कट ऑफ क्या होता है, मान लीजिए जो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सिलेक्शन वाले में से जो सबसे लोएस्ट, जो सबसे नीचे, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 90 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो जो सबसे लास्ट में 90 नंबर पे रहा है जो बच्चा, उसके मार्क्स इतने आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जितने बच गए 89 लोग, उनके मार्क्स इससे ज़्यादा आए हुए हैं, तभी वो क्या है कट ऑफ को क्लियर कर पाए। तो कट ऑफ क्या होता है, वो सबसे लोएस्ट मार्क्स है कि जिसके नीचे सारे बच्चे बाहर हो गए और इस मार्क्स के ऊपर ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा कट ऑफ है। तो आपको क्या करना है, हमेशा टारगेट रखना है, कट ऑफ से थोड़ा मार्क्स को ज़्यादा ही लाना है। तो अगर आप बात करते हैं पहले का पेपर को देख कर, अगर कितना आप एवरेज एज्यूम कर सकते हैं मान लीजिए, तो यहाँ देखिए हमें यहाँ लिखा वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी है ऑलमोस्ट। आप देखिए यहाँ पे 325 है, 283 है, 400, 360, ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 के बीच में वैकेंसी हर साल आती है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए कट ऑफ वगैरह, आपको ये 200 नंबर का जो हमारा पहला पेपर हो रहा है, उसमें से यहाँ 122, 40, 17, मैक्सिमम गया 150, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं 200 में से 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे नेट करेक्ट। मिस्टेक होने के बाद आपको, नेगेटिव होने के बाद, क्यों नेगेटिव है 0.25, वो होने के बाद भी आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट टारगेट करना है 150 नंबर आना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि कभी क्वेश्चन बहुत कैसा टफ आ गया, क्वेश्चन थोड़ा ऑड आ गया, तो वहाँ क्या कट ऑफ वो डाउन होता है। तो उस चीज़ में क्या आपको पैनिक नहीं करना है, वो सबके लिए होगा। आप ये मान के चलिए कि पेपर सबके लिए सेम है, अगर कुछ नया आता है पेपर में तो वो सबके लिए नया ही आने वाला है। तो आपने जितनी तैयारी की है पहले से, आपको उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। तो ऑलमोस्ट यहाँ बोलेगा, देखिए सेफ स्कोर क्या हो जाएगा हमारा, अगर बात करता हूँ तो 160 से लेकर 175। आपको क्या करना है, जो भी मान लीजिए SC में है, ST में जो है, सबको टारगेट करना है हमेशा यूआर के लिए। कैटेगरी में आपका कट ऑफ कम होगा, मार्क्स कम होगा, अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा टारगेट क्या करना है, बड़ा रखना। अगर आप टारगेट रखेंगे हमारा यूआर के लिए, कहीं ना कहीं आपका जो खुद का जो कैटेगरी आप पक्का वो क्लियर कर जाएंगे। और जो लोग यूआर में आ रहे हैं उसको तो यूआर में करना ही पड़ेगा, उनको तो कहना कि हाँ मुझे जितना कट ऑफ उससे कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। अब बाकी कैटेगरी वाले क्या करेंगे, हमेशा टारगेट करेंगे यूआर कैटेगरी के लिए। तो आपको प्री में क्या करना है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 160 से लेकर 175 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। मतलब क्या हो गया, 80 प्लस क्वेश्चन आपको करना है इच। मतलब यहाँ पे क्या था, 100 का आ रहा था हिंदी और 100 का आ रहा था इंग्लिश। आपको दोनों में क्या करना है, आपको ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन आपको पक्का उसमें अटेम्प्ट करना है। इतना मैक्सिमम अटेम्प्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, इससे कम आप नहीं रहते हैं। मैंने अटेम्प्ट बोलेंगे 90 प्लस चाहिए, अच्छा है। हिंदी थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ा अगर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर आपको क्या करना है, कोशिश करना है कम से कम कि 150 से ज़्यादा आपको आना है नेट करेक्ट। अगर आप मान लीजिए 170 180 करेक्ट करके आते एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, आपका कुछ उसमें 20-25 क्वेश्चन गलत, आपका कुछ उसमें से 20-25 क्वेश्चन अगर गलत भी होता है मान लीजिए, तो भी नेगेटिव होकर आपका ऑलमोस्ट 150 के आसपास आपका मार्क्स वो बन जाएंगे। तो आपका वो क्या हुआ, आप सेफ कैटेगरी में रहेंगे, हाँ मेरा सिलेक्शन ये हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्या मार्क्स जुड़ता है, पेपर वन का मार्क्स भी पेपर टू में ऐड होता है, इसलिए आपको दोनों के इक्वल फोकस देना है। अगर बात करते हैं हमारा पेपर टू के लिए क्या करना है, अब वहाँ पे देखिए सेम हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये 275 में कट ऑफ गया इस साल, यहाँ है 130, अब यहाँ से है 150 मान लीजिए। और मेंस में क्या होगा ना, मेंस आपका है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आप कितना भी अच्छा लिख लिया मान लीजिए ऐसे वगैरह, जो टीचर चेक कर रहे हैं आपको वो कभी 50 नहीं देंगे। MCQ में 1 में 1 मिल जाएगा, 150 में आप 150 सही 150 नंबर मिल गया सही करने से। पर यहाँ पे क्या 50 नहीं मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा लिखेंगे आपको 35, 36, 40 नंबर वहाँ कटते ही है, ये डिस्क्रिप्टिव का सही लॉजिक वगैरह ही। तो क्या करना है आपको, वहाँ पे ऑलमोस्ट 125 से लेकर आपको 150 नंबर लाने हैं, मतलब 30 मार्क्स लाना है आपको हर एक इच सेक्शन में। 4 सेक्शन थे ना आपका, एक हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको हर एक था 50-50 का। आपको ऑलमोस्ट हर एक में क्या करना है, 30 लाना है, 30 प्लस करके लाएंगे सब में, आपका 120 नंबर आराम से ये आप आ जाएंगे। अगर आप 120 नंबर ला पाते यहाँ पर, आप प्री में आपका 150 आता मान लीजिए, आप कहने का आप रहेंगे कि हाँ आपका फाइनल सेक्शन ये ऑलमोस्ट 260 प्लस में आपका क्या होता है, फाइनल सेक्शन आपका ये चांस रहता है कि आपका हो सकता है ना, आपका क्वालिफाई हो। अब जितना ज़्यादा अच्छा नंबर लाएंगे तो आपके पास चॉइस रहेगा, आपको क्या है, आपको लेवल 7 का सीनियर मिल जाएगा, सीनियर ट्रांसलेटर। आपको टारगेट करना है टॉप के लिए। बाकी अगर आपका जूनियर मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी जॉब है, आपको एक जॉब तो एटलीस्ट मिल रही है ना। तो अगर आप 250 260 का टारगेट करेंगे, आपका इजीली यह चांस रहेगा होने का। और जितना अच्छा आप मान लीजिए 300 मार्क्स लिए हैं तो कहीं ना आप टॉप में आ जाएंगे, टॉप 10 टॉप 15 आ जाएंगे, तो आपको ईजी रहेगा वो आगे कर पाना। तो ये था हमारा कुछ कटअप। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं, सबसे आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया, ये हमारा है एग्जाम का स्ट्रैटेजी। ये है बेस्ट 1 ईयर, मतलब ये कुछ बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे कुछ शेयर करूँगा। बाकी जो लोग टारगेट करें मान लिया अगले साल के लिए, 2026 से अभी चल रहा है, जो 27 में एग्जाम देंगे उनके पास पक्का टाइम है 1 ईयर का, तो वो क्या करेंगे, वो इसको फॉलो करेंगे डिटेल में। 1 ईयर के लिए है, अगर हर दिन वो 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपका इजीली वो कवर होने वाला है। ये पहला स्ट्रेटेजी है। और दूसरा जो इसी साल एग्जाम देंगे, ये है जिससे मैं भी इस पर देने वाला हूँ। तो ये जो 5 महीने में क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने मंथ वाइज अप्रैल मई जून जुलाई, आपका अगस्त में एग्जाम हो सकता है प्रायोरिटी, ये पूरा साल का एक कैलेंडर है। आपको इसमें से
ये पूरे 1 साल का मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है। आपको इसके साथ चलना है तो आपका इस साल का एग्जाम जो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 1 ईयर का उसमें मैंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले क्या है, देखा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और सेल्फ बिलीव। सबसे पहले क्या है, आपको रहना है कंसिस्टेंट। आपको 2 घंटे 3 घंटे रोज पढ़ना है। स्टार्टिंग आप कम से कीजिए, आपका कभी मूड ऑफ है, कभी मन नहीं करा पढ़ने का, आप रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। स्टार्टिंग शुरू से थोड़ा कीजिए, जैसे से आपका एग्जाम डेट क्लोज आएगा, जैसे आप पढ़ने जाएंगे, आपको चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको खुद क्या आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें, आप धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ने लगेगा। स्टार्टिंग में 2-3 घंटे पढ़ाई शुरू कीजिए, आपका और वो 4-5 घंटे, फिर जाकर 6-7 घंटे, और एग्जाम के लिए आप 9-9 घंटे आप पढ़ लेंगे। ये ऑटोमेटिक सबके साथ होता है। क्या करना आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कंसिस्टेंसी, आपको रोज पढ़ना है, ये चीज़ छोड़ना नहीं है। फिर दूसरा क्या आपका वन सोर्स फिक्स करना है और मल्टीपल रिवीजन। जैसे मैंने ऊपर बताया, इतने सारे बुक्स मैंने बताया, आपको कोई भी एक टॉपिक का बस एक ही बुक रखना है, 2 बुक नहीं रखना है। आप एक ही बुक को रखेंगे और उसको आप मल्टीपल रिवीजन देंगे। एक बार बुक कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा देंगे, फिर हुआ 3 बार, कम से कम 4 से 5 बार आपको एक बुक को अच्छे से पढ़ना है। मल्टीपल जितना टाइम हो रहा है आपको मल्टीपल रिवीजन देना है एक ही बुक को, मल्टीपल सोर्स के पीछे नहीं भागना है। फिर से यहाँ हमारा पीवाईक्यू मेन फोकस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें हमारा, कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के ऊपर मेन फोकस करना है। ठीक है, हमारा पीवाईक्यू क्या ऑल अदर एग्जाम पे। अब ये देखिए, आप एग्जाम दे रहे हैं किसकी, एसएससी सीएसटी के एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी 7 से लेकर 8 पेपर मिल रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर के, ये तो करना है। इसके अलावा जो एग्जाम हमारे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी आपका हिंदी इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, जो भी एग्जाम ट्रांसलेशन का हुआ है, आपको क्या करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कहीं का मॉक देंगे, जो मॉक टेस्ट देते हैं उसके कंपेयर में हमेशा हमेशा क्या कीजिए, हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखिए। जितने सारे पीवाईक्यूज हुए ना, क्योंकि पीवाईक्यूज क्या है ना, वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो किसी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो किसी हाईकोर्ट का एग्जाम हो, चाहे इसरो का हो, चाहे डीआरडीओ का हो, मान लीजिए, या रेलवे जीएसटी का एग्जाम हो, जहाँ भी एग्जाम हो जीएसटी का, वहाँ जो भी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आए हुए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। वो कहने का आपको एक एक्स्ट्रा बूस्टर देगा, आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा कि वो क्वेश्चन एक टॉप लेवल का है, वो एग्जाम में आ चुका है एक्चुअली। आपको क्या करना है, हमेशा पहले तो आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए अपना खुद के एग्जाम वाले, एसएससी वाले जो भी पीवाईक्यू उसको कर लीजिए। अगर आपको वो सारा कंप्लीट हो गया है, फिर जो भी आपका अदर एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू सर्च करके आप वहाँ से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया सेलेक्टिव फैक्टर एंड मोर फोकस। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, कुछ कुछ पहला बेसिक है, सेकंड जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं, तो क्या करना है आपको, पहला राउंड तो सबको करना ही है। सेकंड राउंड जब करेंगे आप, तो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम जैसे मैंने कारक हो गए, समास हो गए, संधि, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो इंग्लिश वाले में नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, वो कंप्रीहेंशन हो गया, उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। तो क्या करना है आपको, ज़्यादा फोकस करना है उस पर सेकंड टाइम पे। फिर हमारा 1 पेजर नोट मस्ट। अब ये चीज़ क्या है, आप जब भी जो टॉपिक पढ़ेंगे आप तरीके से करेंगे। मान लिया आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा पूरा एक बार पढ़ लिया, एक राउंड मारा, 2 राउंड पढ़ लिया बुक में आपने, कुछ हाईलाइट कर लिया। फिर क्या करना है आपको, एक व्हाइट शीट लेना है, अब इसमें ऊपर लिखना संज्ञा, आपको छोटा छोटा शॉर्ट करके एक पेज में पूरा संज्ञा को कवर कर देना है। संज्ञा क्या है, परिभाषा कितनी है, उसके कितने भाग हैं, 1-2 एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा संज्ञा किस में आता है, वो लेके आपको एक पेज में उसको नोट बनाना। ये नोट क्या आपके खुद के हैंडराइटिंग में होगा, आपको खुद से बनाना है। जैसे मैंने आपको याद बताया था, आपको जो भी एग्जाम था पीजीटी का, कि आपको वहाँ का हर एक चैप्टर का एक पेज में था आपका नोट्स खुद का। वो कब काम आएगा आपका, एग्जाम से ठीक पहले आपको वही रिवीजन देना है, आपको वो काम करना है। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए अगर हिंदी के बुक में अगर मान लीजिए टोटल 20 चैप्टर है, मतलब आपका पूरी हिंदी की बुक क्या होगी, 20 पेज में आ गए। इसका मतलब यही हुआ, अगर आपने हर एक का खुद का नोट बनाया, ये किसी और का फॉलो मत कीजिए, क्योंकि सबका तरीका चीज़ों को समझने का अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है, आपको अपना पढ़ना है, आपको जो भी लग रहा है सही, मेरा कन्वीनियंस, आपको वो फॉलो करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको वहाँ पे खुद का एक 1 पेज का नोट बनाना है, हर एक टॉपिक का, एक संज्ञा का बनाइए, एक सर्वनाम का, एक कारक का बनाइए, हर एक का अलग बनाइए, क्योंकि आपको खुद का हैंडराइटिंग होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्या हो गया, फिर ये सारा करने के बाद आपका अल्टीमेटली है पेशेंस, स्लो वॉक एंड वीकली शेड्यूल। ये है, चूंकि मैंने प्लान बनाया 1 ईयर का, आपको क्या करना है, अभी शुरू में पेशेंस धैर्य रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आपका कल ही एग्जाम हो रहा है कि मेरा वो भी छूट रहा है, मेरा वो भी छूट रहा है, ये सब नहीं सोचना है। आप सब शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग हमेशा शुरू से जीरो शुरू होता है, 1-2 करते करते आगे बढ़ते वो, है ना, आपको वो शुरू करना है। तो ये पहला क्या होगा, आपका रखना है धैर्य कि हाँ मैं जो कर सही कर रहा हूँ। स्लो वॉक, स्टार्टिंग शुरू स्लो कीजिए, आगे जाकर स्पीड हो जाएगा वो। और फिर क्या है आपका वीकली शेड्यूल, आप क्या कीजिए ना, पूरे हफ्ते का शेड्यूल रखिए कि मुझे क्या करना है, मैं आगे दिखाता हुए आपको 5 दिन पढ़ना है, 1 दिन रखना है रिवीजन के लिए, आपको ये चीज़ करके करना है। ये हमारा क्या वीकली शेड्यूल में आ गया। फिर दूसरा क्या हो गया हमारा वाईटी, यूट्यूब लीजिए, ऑनलाइन सोर्स, चाहे जीपीटी, गूगल एआई, मैक्सिमम यूज़। मतलब अभी के टाइम पे अगर आप केवल बुक तक सीमित रह रहे हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं आप अभी के टाइम से अपने आपको एडजस्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ, आपको जो नहीं समझा, आप क्या कीजिए, संज्ञा, आपको संज्ञा पढ़ना है, आप जाइए यूट्यूब में, आप वहाँ लिखिए संज्ञा, देखिए आपको 4-5-6 वीडियो मिल जाएंगे, बहुत किसी न किसी ने जरूर पढ़ा कर रखा है यूट्यूब पे। आप जाकर वहाँ सर्च कीजिए, आपको वहाँ से जिसका आपको लग रहा है ये वीडियो सही लग रहा है, आपको जाकर देख लीजिए। पढ़ना आपको बुक से है, खाली यूट्यूब वीडियो देखिए, आप पढ़ाई कभी नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने यूट्यूब वीडियो देखा, आपने समझा, लेकिन आपको एक रीडिंग बुक का मारना है। बुक का रीडिंग मारने के बाद आपको कॉपी कलम लेके एक पेज नोट बनाना है। जब तक आप वो नोट बनाएंगे ना, जब आप पेन चलाते क्या होता है ना, पेन से आपका माइंड में ना एक इमेज बनता है कि हाँ मैंने इसको ऐसे लिखा था, इसके इतने भाग मैंने लिखे थे, वो आपके माइंड में छप जाता है।
आप कितना भी यूट्यूब का वीडियो देख ले 2-3 घंटे बैठ के, वो कभी नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना है, बुक को लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। यूट्यूब देखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर आप बुक पढ़िए, आप एक पेज का नोट बनाइए। नोट मैं बार बार नोट बना रहा हूँ, हर किसी को अपना अपना खुद का नोट बनाना है, एक एक पेज का। वही आपका एग्जाम से ठीक पहले आपको रिवाइज करना है, वही आपको हेल्प देने वाला है। बाकी आपको ऑनलाइन से जो हो गया, आपका चैट जीपीटी में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा हर चीज़। जो भी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप उसको यूज कीजिए, इसके पीछे मत भागिए, इसको अच्छे से यूज कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको ना, आपको एग्जाम को समझना। जैसे मैंने ऊपर बताया, पेपर 1 है आपका, पेपर 2 है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा ना कि आपको एग्जाम हॉल में पहुंच के देख रहा है, इसमें तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको एग्जाम हॉल जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम का पेपर में क्या क्या आता है, उसी चीज़ पहले से क्लियर होना चाहिए। जब आपको वो काम हो गया पहला, सेकंड में आपका फिर आ रहा है यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी करना है। वो क्या हो जाए, व्हाट एक्चुअली वर्क। इसमें क्या हो गया, देखिए जनरल हिंदी है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए हिंदी है एक, मैं दिखा दूँ एक बार, ये देखिए, एक हमारा हो गया हिंदी, एक हमारा हो गया इंग्लिश, एक हमारा हो गया ट्रांसलेशन और ऐसे, 3 पार्ट अलग अलग हैं। अब तीनों के क्या आपको अलग अलग स्ट्रेटजी लेना है। हिंदी वाले में क्या होगा, जो मैंने इसे बताया आपको पहले, फोकस एरिया कौन सा इसमें है, बैकग्राउंड हो गया पहला, संधि समास कारक उपसर्ग, ये मेन है, ये आपका बेस तैयार करेंगे। फिर एक होगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ये आपको 20 से तो रोज याद कीजिए। एक है वाक्य शुद्धि और एक गद्यांश, जो मैंने बताया कि आपका पैसे जाएगा उसको पढ़ा क्वेश्चन। ये इसका है क्या, मेन फोकस एरिया, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला राउंड में आपको सब करना है, सेकंड राउंड में आपको आ जाना, जो मेन फोकस पे आ जाना है, आपको जी करना है। स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली इसके लिए, आप डेली एक टॉपिक को लीजिए, आप 50 MCQ, मतलब क्या डेली, मतलब आप जैसे मान लीजिए आज एक संज्ञा ले लिया आपने, संज्ञा को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। संज्ञा पढ़िएगा, आप जो भी बुक ले ना, देखिए उस बुक के लास्ट में कुछ MCQ क्वेश्चन दिया है संज्ञा के ऊपर ही, आप उसको संज्ञा को सॉल्व कीजिए बस। एक दिन में एक टॉपिक कीजिएगा आप, तभी होगा। मान लीजिए 2 दिन में एक टॉपिक कीजिए, तभी चलेगा आपका, ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर आपका मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ रूल, ये आपको जो जरूरी है, क्योंकि संज्ञा में क्या हर चीज़ का एक रूल है। जो ग्रामर है क्या, वो टोटल रूल पे बेस है, कि आपको उतना सारा एग्जाम्पल याद नहीं, आपको पता नहीं कि रूल किसके बाद क्या लगने वाला है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट है, आपको वो रूल पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मेक ए शॉर्ट नोट ऑफ रूल एंड रिवाइज एवरी संडे। आपको संडे का दिन रखना, मंडे से आप फ्राइडे सैटरडे तक पढ़िए, संडे को आप खाली रिवाइज कीजिए। आपको ये काम करना है, किसके लिए, हिंदी के लिए। सेम चीज़ क्या करना है आपको इंग्लिश वाले में, आपको फॉलो करना है। इंग्लिश में क्या, जो हमारा मेन पार्ट है बेसिक ग्रामर, हमको फोकस करना है। टेंस हो गया, वॉइस नरेशन, वर्ब, आर्टिकल प्रीपोजिशन और एरर डिडक्शन, या कोई मेन फोकस करना है। फिर आपका क्या है, रीडिंग का, इससे बताया आपको ना 15 नंबर का ये आ रहा है आपका। अब फिर आपका वोकैब हो गया, सिनोनिम एंटोनिम। देखिए इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्यों मैंने रखा है ना, कि एक्चुअली क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम है ना, आप कितना पढ़ें, कितना याद कर लेंगे आप, बहुत सारे वर्ड है। जो मेन चीज़ है आपका ये ग्रामर बेस, इसको करना है, ये 15 का, इसको सब लास्ट में रखिए, इससे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपने देखा होगा अभी क्या है, 200 में से 200 तो नहीं जा रहा है ना कटअप, मैक्सिमम 150 है, मतलब 50 क्वेश्चन, 50 नंबर आप छोड़ सकते हैं। आपके हाथ में ये चीज़ है। मान लीजिए अगर सिनोनिम से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, मान लीजिए मैक्सिमम क्या होगा आपका, 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आएंगे सिनोनिम के। आप उतना पूरा बुक पढ़ेंगे, उसका इतना बात क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको भी पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्या इसको पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। जो मैंने आप बहुत सारे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, कि जो पहले एग्जाम में, मैंने इसका CGL का एग्जाम हुआ है ना, आपका SSC का CGL है, MTS है, CGL, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप उसको करके जाइए। इधर से मैं ये बोलना चाहूँगा, उससे क्या होगा आपका, आप अगर कर पाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो उसको मैं बोला लास्ट प्रायोरिटी रखिए। आपका ये सिनोनिम का जो इंग्लिश का वोकैब है, वो सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा आपको याद भी नहीं होगा ये चीज़ें। स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर से वही होगी हमारा, लर्न 15-20 वर्ब डेली, ठीक है, प्रैक्टिस एरर डिटेक्शन डेली एंड रीड 1 एडिटोरियल। इसमें अच्छा क्या है, सबसे अच्छा आपको है इंप्रूव करना है। मान लीजिए पेपर 2 के लिए आप जो भी आपका देखिए न्यूज़पेपर में आता है एक एडिटोरियल का पेज, आप इंग्लिश पे चलीजिएगा, उसके मिडिल में ना बहुत सारे राइटर लोग किसी टॉपिक पे लिखते हैं, जो घटना घट रही है समाज में, उसके ऊपर वो लिखते हैं। उसको जब आप पढ़ेंगे आपको एक आइडिया होगा कि उसको लिखते कैसे, आपको उससे आपका पेपर 2 का स्किल वहाँ पे डेवलप होगा, ऐसी राइटिंग में आपको हेल्प मिलने वाला है। ये हमारा हो गया उसके लिए। अब सेकंड है हमारा है फिर नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ये क्या करेंगे आप, इसका सेम स्टार्ट विद द सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू कीजिए अपना पैराग्राफ वगैरह से। परफेक्ट क्या क्या, प्रैक्टिस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम एंड NCERT बुक। फिर वही चीज़ क्या एडिटोरी है, जितना भी गवर्नमेंट का जो स्कीम वगैरह है उस पर वो लोग, मान लिया अभी आपका आ गया आपका ये वाला है आयुष्मान भारत की स्कीम है मान लिया गवर्नमेंट की, तो देखिए उस पर ना गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन दिया होगा, वो हिंदी में भी है और एक इंग्लिश में, दोनों में दिया होगा। आप उसी को लीजिए, PDF 2 पेज का होगा, हिंदी वाला पढ़ लीजिए, फिर उसका इंग्लिश में पढ़ लीजिए, उसको आपको आइडिया हो जाएगा कैसे वो लोग लैंग्वेज उसको मैच कीजिए। इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस आपका वहीं से होना है। गवर्नमेंट का जितना स्कीम वगैरह ना, उसका वो लोग इशू करते हैं PDF वगैरह, आप गवर्नमेंट की जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। या फिर जो वैसा मैंने आपको बताया था PIB वाला वैसा, वहाँ जाइए आपको वो भी मिल जाएगा। अब मेन आपका एडिटोरियल हो गया। फोकस क्या करना है आपका, करेक्ट मीनिंग के वर्ड, नॉट वर्ड टू वर्ड एंड ग्रामर एक्यूरेसी। फिर वही बात आ गई, ट्रांसलेशन और ऐसे मेन क्या है आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। ये प्रैक्टिस का अच्छा होगा, जब आपका पेपर 1 की तैयारी हो जाएगी अच्छे से ग्रामर, तभी आप अच्छे से यहाँ पे आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका फिर से यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, फिर से बताया मैंने आपको, तो फुल मॉक टेस्ट दीजिए मैंने हर हफ्ते। तो ये जो हमारा जो कर रहे हैं 1 ईयर का प्लान, उसके लिए है दो फुल मॉक टेस्ट आप वीकली लगा लीजिए, या फिर हर एक हफ्ते में लगा लीजिए आप। आफ्टर सिलेबस कवरेज एटलीस्ट 1 कवर देना है आपको सिलेबस का पूरा, फिर आपको शुरू करना है ये मॉक टेस्ट वगैरह, स्टार्टिंग में नहीं करना है आपको। फिर आपका एनालाइज मिस्टेक, जो भी गलती है उसको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है।
ओके, गोल्डन कुछ टिप्स मैं बता दूँ, अगर फोकस मोर ऑन द एक्यूरेसी देन स्पीड, जाहिर सी बात है। एंड ट्रांसलेशन डेली एटलीस्ट 1 पैसेज कीजिए, आप छोटे से शुरू कीजिए। फिर रिवाइज ग्रामर रूल, मेन है ग्रामर रूल, इसको वीकली, मैंने आपने जो पढ़ा मंडे से फ्राइडे, संडे उसको रिवीजन कीजिए। संडे का टाइम हमेशा रखिए रिवीजन के लिए, जस्ट सिंपल रखिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप पहले मान ले पढ़ रहे हैं, सब पीछे भूलते हैं, कोई फायदा नहीं है ना पढ़ के। आपने 10 चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं पीछे का भूल रहा हूँ, आप 10 दिन का फिर ब्रेक दे दीजिए। उस 10 दिन में आप पीछे 10 चैप्टर को अच्छा रिवाइज कीजिए, तब जाइए नहीं 11वें चैप्टर पे, नहीं तो आगे मत बढ़िए। पहले उसको आप रिवाइज कीजिए एक बार, तो आप भूल जाएंगे उसको। बाकी अगर मैं बात करता हूँ टाइमली के बारे में, अगर मान लीजिए कोई 6 से 8 घंटे का पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए डेली की बता रहा हूँ, तो वो सुबह का मॉर्निंग का फ्रेश माइंड, वहाँ पे 2 घंटे निकाल लीजिए आप। आपने 1 घंटा हिंदी पढ़ लिया, 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिया, ये मेन हो गया, जो सेम टॉपिक है जो वही चीज़ है। और यहाँ में क्या करना है, मान लिया आपने अगर हिंदी पढ़ा, मान लिया अगर हिंदी में आपने पढ़ा है संज्ञा, तो हिंदी इंग्लिश में क्या कीजिएगा, फिर वो नाउन, मतलब आप क्या कि हिंदी की दोनों को मेंटेन कीजिए। अगर आपने संज्ञा पढ़ा था, जाकर नाउन पढ़िए, ताकि आपको क्या होगा ना, सेम डे सेम टॉपिक दोनों कवर हो जाएगा। और क्या उससे आपका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी हो जाता है, क्योंकि आपको वही हिंदी के दोनों में सेम आ रहा है। तो क्या करना, आपको वो चीज़ें सेम डे आकर सेम चीज़ों को पढ़ना है, सेम टॉपिक पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये हो गया सुबह का 1 घंटा डाल दीजिए, फिर 1-2 घंटे का गैप दीजिए, फिर आपका आफ्टरनून में हो गया आपका वोकैब का रिवीजन कर लीजिए। आप प्रीवियस से पेपर आप कुछ देख लीजिए, वो दोपहर को टाइम पे है। शाम को फिर से फ्रेश है, वहाँ पे आप क्या ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर लीजिए 1 घंटे का। 1 घंटे का रीडिंग दीजिए हिंदी इंग्लिश एडिटोरियल को, शाम को कर सकते हैं। फिर रात को क्या करना है आपको, वो मॉक टेस्ट वगैरह आपको देना है, या फिर आपको रात में आधे घंटे क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। आपने फुल डे क्या किया है, सोने से पहले आप एक बार एनालाइज कीजिएगा, आज मैंने क्या पढ़ा, क्या किया, फिर कल मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, उसका प्लानिंग आप पहले से कर लीजिए। वो क्या करना है आपको, ये सबसे अच्छा वही करना है, रात को एनालाइज सोने से पहले क्या आपका है वीकली, आपको फोकस करना है। देखिए ये जो टाइम टेबल है ना, ये जस्ट हॉलिस्टिक है, ठीक है ना। बाकी आप कोई जॉब में है, कोई फुल टाइम स्टडी कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए। सबका अलग अलग, किसी का हिंदी पहले से स्ट्रांग होगा, किसी का इंग्लिश पहले से स्ट्रांग होगा। आपका जो वीक है, आपको ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए, आपको मेन फोकस उस पर रहना है। ओके, ये आपका हो गया हमारा कुछ हॉलिडे टाइम है। अब सब लास्ट में फिर है आपका वीकली प्लान। वीकली में क्या हो जाएगा, फिजिकल मंडे से फ्राइडे क्या करना है आपको, 5 दिन स्टडी या प्रैक्टिस करना है। सैटरडे क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसे राइटिंग करना है। और संडे क्या करना है आपको, रिवीजन, ओनली रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने जो भी पढ़ा मंडे से फ्राइडे, संडे हमेशा रखिए रिवीजन के लिए, उसको एक बार जस्ट रिवाइज कीजिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं ना, बिलीव कीजिए आपको वो हर चीज़ इतना अच्छा रिवाइज होगा, आप कहीं भूलेंगे नहीं उस चीज़ों को। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या रिवीजन, जितना नया पढ़े उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आपने पहले का पढ़ा हुआ उसको अपने हाथों में अच्छे से कंट्रोल में रखना। तो वो कैसे आएगा, वो आपका रिवीजन के बाद ही आ सकता है वो चीज़ें। फिर आपका यहाँ टारगेट स्कोर क्या हो जाएगा, जैसे बताया मैंने पहले ही, 140 से 160 आपको लाना है पेपर 1 में, ठीक है ना। तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब 200 में से 140 से लेकर 160 का होना है एवरेज, ठीक है ना। पेपर 2 में क्या, फिर 110 से लेकर 130 आपको लाना है। पेपर 2 में 30 मैंने बताया एवरेज। और फाइनल है आपका 260 प्लस लाएंगे आप, तो आपका 400 में आपका चांस है कि आपका सलेक्शन ये हो जाएगा। अभी तक का जो रखा है उसके हिसाब से रिकॉर्ड यही है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ जो फाइनल है, जो उसको मैं अब खुद फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार हम लोग एग्जाम देंगे। अगर बात करता हूँ अभी के एग्जाम के बारे में, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये हमारा 30 अप्रैल को आएगा, 31 मई लास्ट डेट रहने वाली है। और उनके अकॉर्डिंग जो दिया कैलेंडर में, ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर आपका एग्जाम ये होने वाला है, मान के चलिए। पिछली बार 12 अगस्त को हुआ था, इस बार मतलब दिया हुई तो अगस्त, मतलब अगस्त के एंड में आप मानिए कि एग्जाम हो, 15 अगस्त के बाद आपका हो सकता है, उम्मीद रखिए। इसको मान के हम लोग चलेंगे, करना है। अब कैसे क्या फॉलो करेंगे, ये हो गया मार्च का महीना, अप्रैल मई जून जुलाई। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 23 तारीख हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 23 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ से मैं हम लोग तैयारी करेंगे, अगस्त मेरा एग्जाम होगा। तो अगला जो हमारा 5 महीना होगा, इसमें क्या करेंगे हम, पहला हो गया मार्च का महीना, ऑलमोस्ट चला ही गया मार्च, क्योंकि अभी 5 दिन बचे इस महीने में। मान लीजिए जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं, अगर 2 दिन टाइम बचा है, वो पहले क्या करेंगे मार्च में, ये देखिए, मेक योर ओन स्टडी प्लान फर्स्ट। सबसे पहले ये मैंने अपना अकॉर्डिंग बना कि मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपका कुछ चीज़ अलग होगी। जैसे आपका टाइमिंग अलग हो सकता है, आप जॉब में है, जॉब में नहीं है, स्टूडेंट है, या फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं, क्या कोई और काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप घर वाले मतलब हाउस वाइफ कोई जो होंगे, तो क्या करना है आपको, टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, अपना खुद का अपना कैसे करना है। लेकिन अल्टीमेट क्या है, आपको निकालना एग्जाम है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे आप कैसे भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपने हिसाब से अपना टाइम के हिसाब देख लीजिए वो। सेकंड है मेंटली प्रिपेयर 5 मंथ। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है कि अभी आपको पैनिक नहीं करना है कि टाइम बहुत कम है, अगस्त में मेरा एग्जाम है मान लीजिए। तो अभी मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने इधर हो गए, ऑलमोस्ट अगस्त से 15 दिन मिलेंगे आपको। तो 4 से 5 महीने मेरे पास टाइम मिलने वाला है। अब बोलिए आपने आपको, हाँ ये 5 मंथ इज इनफ टू कंप्लीट द ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ओनली 2 पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश आ रहा है। तो ये 5 महीने आपका इनफ होगा उस 2 टॉपिक को कवर करने के लिए। बाकी ट्रांसलेशन क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मेंस क्या, उसको सब भूल जाइए। अभी अभी फिलहाल फोकस क्या कीजिए कि अगले 4 से 5 महीने मुझे क्या करना है, दोनों का जो ग्रामर है उसको हमको बेस तैयार करना, आपको ये टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, बाई 1 बुक फॉर इच सब्जेक्ट। जैसे मैंने ऊपर बताया था, आपको हर एक का एक बुक पहले अपने पास अरेंज कर लेना है। अरेंज ऑल द PYQs एंड अदर मटेरियल्स। ये जो मार्च का महीना है, अभी कुछ 5 दिन बचने वाले हैं, मान लीजिए मैं 25 तक अपलोड कर दूंगा ये वीडियो। 5 दिन बचेंगे इस महीने में, 5-6 दिन। आप क्या करना, 5-6 दिन में अपना खुद का एक पहले प्लान बनाइए कि आपको अगले 4 महीने आपको कैसे जाना है, वो बनाइए एक, ठीक है। आप फिर मेंटली आप लोग अपने आप को बोलिए, हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूँगा, कर लूँगी, 5 महीना टाइम इनफ है। आप ये अपने आप को पहले बोलिए, अपने को कॉन्फिडेंस दीजिए।
दूसरा क्या है, हर एक सब्जेक्ट का एक एक बुक पहले अरेंज कर लीजिए। अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है उसी को फॉलो कीजिए, और नहीं आप पहले बुक ऑर्डर कीजिए, उसको बाय कर लीजिए आप, पहला बात ये जरूरी है। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे अरेंज ऑल द PYQs एंड अदर मटेरियल। जितने सारे ये जो बुक वगैरह यहाँ पे PYQ देखिए, ये जो बुक है ना, मैं सारे बुक जितना मैंने ऊपर बताया था अभी, सबका मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन, आप चाहे तो वहाँ से आकर बुक बाय कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो PYQ उसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे पास ऑलमोस्ट 7-8 साल का PYQ मैं प्री और मेंस दोनों का है, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। और फिर क्या अदर जो भी अदर चाहिए मटेरियल वगैरह, उसको PDF वगैरह अरेंज कर लीजिए। ये काम क्या कीजिए आप, 5 दिन क्या कीजिए पहले आप, अभी जो है इस अभी 5 दिन में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इस 5 दिन में ये सारी चीज़ों को आप अरेंज कर लीजिए, करके आप रेडी कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारा मेन होगा, हमारा अप्रैल स्टार्ट होगा। अप्रैल के महीने में क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, हिंदी ग्रामर को आपको 80% सिलेबस कवर करना है, प्लस 1 पेज का नोट रेडी करना है, प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है फॉर दोस्त कंप्लीट चैप्टर ओनली। इस मंथ में 3 काम करना है, 1 2 3। पहला काम क्या बोला है मैंने, फोकस बोला है आपको क्या करना है, हिंदी में 2 ही ग्रामर है, आप शुरू कीजिए हिंदी से। हिंदी थोड़ा आसान पड़ेगा, मैक्सिमम लोग का मुझे होता है हिंदी में होंगे उनको हिंदी ईजी पड़ेगा। आप इस महीने में टारगेट कीजिए, अप्रैल के महीने में, कि मुझे 80%, आप समझ रहे हो, 80% आपको क्या करना है, हिंदी ग्रामर फिनिश कर देना है। बहुत ईजी है। अगर आप एक दिन 2 दिन टाइम दीजिए, आप संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, ऐसा करके आप पढ़िए। एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ कर पढ़िए, एक ही चैप्टर करके पढ़िएगा। हार्डली 15-20 चैप्टर है, तो 20 दिन में ये कवर हो जाएगा। कुछ चैप्टर बड़े हैं, जैसे मान लीजिए कारक समास, ये सारे चैप्टर बड़े हैं, इसको आप 2 से 3 दिन टाइम दीजिए। बाकी जो जो ईजी वाला है उसको एक दिन का टाइम दीजिए। मंडे से फ्राइडे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और आपको सैटरडे संडे 2 दिन आपका रखना है रिवीजन, या तो संडे का रिवीजन कीजिए, सैटरडे का करना आपको सारे मॉक देना है। मॉक किसके, जिस चैप्टर आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर का, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, वो टेक्स्ट बुक ऐप हो गया, एग्जाम भी हो गया, जो ऑलीबॉल, वहाँ पे जाइएगा आप, आपको संज्ञा के ऊपर में वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 60 क्वेश्चन मिलेंगे। जो बुक है, बुक के साथ साथ में भी PYQ दिया हुआ वहाँ पर, जो बुक है, बुक के एंड में भी क्वेश्चन दिया हुआ है केवल उस चैप्टर का, उसको आप सॉल्व कीजिए, प्लस वो ऑनलाइन में आया उसको भी आप सॉल्व कीजिए। ये काम कब करना है आपको, वीकली में जाके वो 6वें दिन करना है। तो मतलब मंडे से फ्राइडे आप 5 दिन पढ़िए। तो यहाँ पे बोला इसलिए 80% आपको सिलेबस कवर करना है, और साथ में आपका करना है, आपको 1 पेज नोट बनाना है, ये भी काम करना है इसी मंथ में। और फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, केवल जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसी का। से मान मैंने बोला 80, मान लिया अगर 80 नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आप 70-60 तक कर पाएंगे ना, आप वो चीज़ें कीजिए पहले। फिर सेकंड में क्या करना है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंस, वर्ब, वोकैब एंड यूटिलिटी। आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों शुरू करना है आपको, लेकिन आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, अप्रैल के महीने में आपको हिंदी का मैक्सिमम एरिया कवर करना है, 73%। और जब हिंदी से आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, आप बीच में 1 घंटे क्या करेंगे, इंग्लिश खोल लेंगे। इंग्लिश का आप शुरू क्या करेंगे, आप इंग्लिश का पहले टेंस वर्ब ये जो सबसे पहले कीजिए स्टार्टिंग में, और कुछ वोकैब्स। इसके लिए क्या करना है आपको, जिससे मैंने ऊपर बताया था, बुक आप बुक लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए वोकैब्स यूट्यूब लेक्चर करके। आपको बहुत सारे ना वो लोग क्या करते हैं, कुछ रूट्स वर्ड करके सब पढ़ाए हुए, कुछ बहुत सारे टीचर है इंग्लिश के, मतलब नीतू मैम का खुद का ही है, एक रानी मैम बोल के भी है, और जो SSC का टीचर वगैरह है जितने सारे टीचर है, एक गोपाल सर का चैनल भी है, एक जयदीप सर, ऐसे कुछ है। तो उनका सर्च कीजिए आप, यूट्यूब में कुछ टीचर मिलेंगे, आप कुछ लोगों का वीडियो देखिए, आपको इसमें जिसका लैंग्वेज सही लग रहा है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, आपको उससे एक कनेक्ट हो पा रहा है, कनेक्शन जुड़ पा रहा है, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उनके चैनल में जो भी वीडियो वगैरह अवेलेबल है जाकर उसको देख लीजिए। ये वो कैप ये कब करना है आपको, इसी मंथ में, अप्रैल में। पर आपका मेन फोकस क्या है, आपको हिंदी पे मेन फोकस करना है। आपको ऑलमोस्ट 70-80% आपको कवर करना है हिंदी का काम इस महीने में, और इंग्लिश का बस 10 से 20% आपको करना है, खासकर ये 2 चैप्टर का शुरू करना है आपको। दूसरा फिर यहाँ क्या है, नो ऐसे नो ट्रांसलेटर। आपको अभी जो जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको अभी ऐसे ट्रांसलेटर बिल्कुल छूना नहीं है। अप्रैल के महीने में मेन फोकस क्या होना चाहिए, अप्रैल में आपका हिंदी ग्रामर, इंग्लिश का कुछ पोर्सन, ये दोनों को छूना नहीं है। मई में आएंगे, क्या करेंगे, अब मई में क्या हो गया, यहाँ पे अपने 70-80% कर लिया आप लोगों का, जो बच गया है मान लीजिए, आपको यहाँ पे वो करके हिंदी को करना है 100% कंप्लीट। कब करना है, मई के महीने में। मई में क्या होगा, अब हिंदी ग्रामर 100% कंप्लीट करना है आपको, 1 पेज का नोट रेडी हो जाना चाहिए आपका, और स्टार्ट PYQ सॉल्व। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से PYQ सॉल्व करना है। पहले वाले में क्या था आपको, ओनली था सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो आपने चैप्टर पढ़ा है फिर उसका क्वेश्चन देना था, वो काम करना था। मई में क्या करना है आपका, चूंकि यहाँ पे 100% कवर हो गया सिलेबस, आपने सारा नोट भी बना लिया है, अब क्या करना है आपको, PYQ देना है, और ओनली हिंदी क्वेश्चन, कंप्लीट पेपर विथ क्लॉक। अब ये काम करना। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पर, जो आपका एग्जाम का पेपर होता है ना, उसमें आपका 100 नंबर का आता है इंग्लिश, और 100 का आता है हिंदी। अब पेपर में ना पार्ट भी लिखा रहता है क्लियरली। जब आप डाउनलोड, मैं आप शेयर करूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, पेपर देखिएगा। उसमें जो केवल हिंदी का पार्ट है ना, 100 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, केवल हिंदी सॉल्व करना है, इंग्लिश नहीं करना है अभी। कौन सा महीने में, मई में क्या करना है आपको, 100% का हिंदी हो गया। यहाँ पे ना हिंदी पढ़ा अच्छे से, आप यहाँ पे हिंदी पढ़ेंगे, पूरा हिंदी फिनिश हो गया आपका। फिर आपको नोट भी रेडी है 1 पेज का। फिर करना आपको सारा सॉल्व करना है PYQ 100 क्वेश्चन को विथ टाइम। आप टाइम लगा के सॉल्व कीजिए कि आप कितना टाइम में आप कर पा रहे हैं ये चीज़ों को। ये कब करना है, मई में। तो फिर आप क्या करना साथ में, इंग्लिश ग्रामर आपका 60 से 70%। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप पे बोला मैक्सिमम 80% हो गया हिंदी, बचा हुआ है यहाँ पे 20% हो गया हिंदी का, यहाँ पे हिंदी कंप्लीट हो गया। इंग्लिश था यहाँ पे 10-20% पिछले महीने में। अब मई में जब आप आ गए, वहाँ पे करना आपको 60-70%, क्योंकि हिंदी तो थोड़ा कम ही है ना। मान लीजिए अगर अब जो मैं लिखा हूँ ना परसेंटेज, इसको क्या कीजिए आप डिवाइड कीजिए। एक महीने में क्या 4 हफ्ते होते हैं ना, 4 हफ्ते होंगे सारी जगह पे। आप पहले 2 हफ्ता दे दीजिए, मान लीजिए हिंदी को कंप्लीट करना है,
बाकी 2 हफ्ता है उसमें आप क्या करना है, आप इंग्लिश कर सकते हैं। ऐसा करके आपको अपने से जिसका जो टाइम है उसमें आपको शेड्यूल करके कन्विंस करना है। अब फिर क्या देखिए, नो ऐसे नो ट्रांसलेशन। ये पहले 2 महीने में आपको ऐसे और ट्रांसलेशन बिल्कुल भूल जाइए कि पेपर 2 कुछ भी है, छोड़ दीजिए उसको। पहले क्या करना है आपको, दोनों महीने में आपका पेपर 1 पे फोकस करना है। ऑलमोस्ट आपका हिंदी रेडी हो गया है, देखिए यहाँ पर। इंग्लिश भी आपका 60-70% आपका काम हो गया है। और इसी में क्या बीच में आपको अगर टाइम नहीं है, मूड ऑफ है, अच्छा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप वो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जो आपको याद करने वाला चीज़ है आप वो कीजिए। वो जरूरी है ना, आप उसको याद कर लीजिए। एक पीडीएफ वाले वो वाले फोटो खींच लीजिए पेज का, वहाँ देखे याद कीजिए, क्योंकि वो जस्ट याद, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, खाली याद समझना नहीं है, उसको खाली याद करना है उसको। वो काम आपको करना है। ये हो गया हमारा मई तक, 2 महीने का शेड्यूल हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे जून और जुलाई में। तो ये 4 महीने को मैंने पहले 2 भाग में बांटा है, फिर अगले 2 भाग में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 2 वाले भाग में, लास्ट वाले में जून में देखिए क्या बोला है। जून में क्या हो गया आपका, हिंदी ग्रामर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 100% आपको देना है रिवीजन एंड फुल मॉक टेस्ट, ऑल पीवाईक्यू सॉल्व। इस महीने क्या करना है आपको, जून वाले महीने में फिर से आप यहाँ पे 4 हफ्ता होंगे, तो आप 2 हफ्ते को बांध लीजिए कि 1 हफ्ता मैं क्या करूँगा, पूरे हिंदी को रिवीजन जो मैंने ऊपर पढ़ा है पूरा हिंदी कंप्लीट रिवीजन दूंगा मैं, और पूरा फुल मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है ना, जहाँ भी आपका अवेलेबल है। पहले था ओनली सेक्शनल, ठीक है ना, पीछे मैंने था पीवाईक्यू। अब इस वाले में क्या हो गया आपका, फुल मॉक टेस्ट और ऑल पीवाईक्यू सॉल्व, सारे पीवाईक्यू, मतलब नॉट ओनली एसएससी, जो रेलवे का है, अदर एग्जाम का हुआ है, ट्रांसलेशन जो भी पीडीएफ है आपको सबको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपका हिंदी कंप्लीट है यहाँ पर। सेकेंड में आपका इंग्लिश थोड़ा भी स्लो चल रहा है, वो पीछे कुछ था 60-70%, बाकी जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। इंग्लिश ग्रामर रिमेनिंग चैप्टर को करना है, प्लस कंप्लीट चैप्टर्स रिवीजन एंड सेक्शनल टेस्ट। अब यहाँ पे आपको शुरू करना है इंग्लिश का काम। हिंदी आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया यहाँ तक, जून आते थे। इंग्लिश थोड़ा बचा हुआ है, उसको यहाँ पे करना है आपको, ग्रामर करना है, जो चैप्टर बचा है वो करना है आपका, कंप्लीट चैप्टर करना है आपका, सेक्शन टेस्ट करना है। ये हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक ट्रांसलेशन प्रैक्टिस 1 आवर पर डे, नो ऐसे पेपर ऑनली हुआ। अब यहाँ करना है जून में आपको थोड़ा सा आपको शुरू करना है ट्रांसलेशन का काम। कैसे करना है आपको, रोज 1 घंटे देना है, ज़्यादा नहीं। जो भी आपने ऊपर से बुक चयन किया था, जो भी एक लूसन की बुक थी वो आप देख लीजिए, आप वहाँ से एक चैप्टर कर सकते हैं, पढ़िए वहाँ पे। आपको खुद से प्रैक्टिस करना ट्रांसलेशन का। ये ऐसा मैंने क्यों बोला ना, क्योंकि ये वाला पेपर 1 में भी ना कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने एमसीक्यू वाले में आता है ट्रांसलेशन करने के लिए। वो छोटा सा एक लाइन दे देंगे, वो बोले इसका ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर बहुत सारे वर्ड देते हैं, वर्ड का ट्रांसलेट करने बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, तो उसके लिए जो थे यहाँ पे आपको 1 घंटे देना है आपको ट्रांसलेशन के लिए भी। और यहाँ पे ऐसे जो भी छोड़ दीजिए, ऐसे का मैं बोलूँगा ऐसे बिल्कुल आपको करना है अगस्त के बाद ही। ऐसे के लिए आपको, क्योंकि अगस्त में पेपर 1 होने के बाद ना ऑलमोस्ट टाइम मिलता है 2 महीने का। वो 2 महीने टाइम बहुत इनफ है आपको, ऐसे आराम से हो जाएगा उस टाइम पे, उसको टेंशन मत लीजिए। खाली यहाँ पर क्या करना है, मेन आपको तैयार करना है आपका ग्रामर का पार्ट अभी तैयार करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा शुरू कीजिए आप बेसिक ट्रांसलेशन, ओनली 1 आवर पर डे इनफ, और कुछ नहीं करना है, ये चीज़ करना है। ये हो गया आपका जून में। जुलाई में क्या करना है, सेम वही चीज़। अब जुलाई में देखिए फर्स्ट वीक में, अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, जून आते आते आपका क्या, हिंदी तो ऑलरेडी कंप्लीट था आपका, जून में आपका इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया है ना, आपने सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दिया है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे फर्स्ट वीक कंप्लीट हिंदी, फिर से मैंने हिंदी लिखा हुआ है, तो हर महीने का पहला हफ्ता में क्या बोला, फर्स्ट वीक में कंप्लीट हिंदी सारा आपको रिवाइज करना है फॉर फाइनल, प्लस गद्यांश। ये देखिए है ना पैसेज, ये आपको यहाँ पर शुरू करना है प्रैक्टिस, क्योंकि आप अगस्त में एग्जाम है। ठीक 1 महीना पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सारा आपने ग्रामर पढ़ लिया है, अब यहाँ से क्या प्रैक्टिस करेंगे गद्यांश। ये कहाँ से करना है, आप जो भी पीवाईक्यूज है ना उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पहले आप उन्हीं को सॉल्व कीजिएगा, गद्यांश वाले पार्ट पैसेज का। फिर क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड वीक में आपको करना है वीक कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन। अब यहाँ पर सेकंड में कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इंग्लिश में भी आ रहा है, क्योंकि ये क्या है ना हमारा 15 नंबर का आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हिंदी वाला गद्यांश और इंग्लिश में जो पैसेज है वो 15 नंबर का आ रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको अलग से वेटेज देना है। तो आपका सेकंड थर्ड वीक में क्या हो गया, आपका कंप्लीट इंग्लिश का रिवीजन करना है। एंड फोर्थ वीक में क्या करना है आपको, फोर्थ वीक फुल मॉक लगाना है। फोर्थ वीक में समझ रहे हैं, मतलब जुलाई का लास्ट आ गया, अगले महीने अगस्त में एग्जाम शुरू होने वाला है। जैसे एग्जाम का डेट इस टाइम तक क्या होगा ना, आपका एग्जाम का डेट आ चुका होगा, तो आप फिर थोड़ा पैनिक करेंगे कि मेरा एग्जाम नियर आने वाला है। तो चौथे वीक में क्या करना है आपको, आपको फुल मॉक लगाना है विथ टाइम लिमिट, घड़ी लगाकर, कि 2 घंटे का पेपर है ना, आपको कोशिश करना है कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 से लेकर 50 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको यहाँ लगाना है। वो कब कैसे होगा, जितना सारा आप घर में मॉक लगाएंगे फोर्थ वीक में जाके आपको वहाँ से वो करना है। ये कैसे करेंगे, जो मैंने ऊपर ऐप बताया था, वो जो टेक्स्ट बुक ऐप है, वो सारा ऐप है, वहाँ पे क्या है ना सारे पीवाईक्यू भी अवेलेबल है। तो उस पीवाईक्यू को दोबारा आप एग्जाम में एज एग्जाम के तौर पर आप पेपर लगा सकते हैं आप, तो वहाँ पे जाकर उसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। वो कब करना है आपको, जुलाई की, जब ये आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया तब वो देना फुल वाला, अभी नहीं देना है उसको। आपका हिंदी इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन हो गया 2-3 बार, फिर आपको वो वाला फुल देना है, तब क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो। फिर क्या करना है, आपका कंप्लीट रिवीजन होगा एंड स्पीड। अब यहाँ पे हो गया बात है स्पीड का, टाइम कितना हम सेव कर सकते हैं, ये चीज़ करना है। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेसिक 1 आवर ट्रांसलेशन पर डे, नो ऐसे एग्जाम। अब चाहो तो यहाँ पे आप 1 घंटा दो, या फिर आप छोड़ भी सकते हो, अगर आप मान लो कोई जॉब में है या कोई और चीज़ कॉलेज आ रहा है, टाइम थोड़ा कम हो रहा है, जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं वो पक्का 1 घंटा दे ट्रांसलेशन को। एटलीस्ट 1-2 बार बुक खोल के देख ले ट्रांसलेशन का भी, कुछ कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प होगी। और जो लोग नहीं दे पा रहे उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये चीज़ हो गया। अब फिर आपका मेन आ रहा है आपका अगस्त, जिस महीने आपका एग्जाम रहने वाला है, उस महीने क्या करेंगे आप। तो ऑलमोस्ट मानिए लास्ट टाइम हुआ था एग्जाम 12 अगस्त को, मान लिया 10, 12 या 15 जब भी एग्जाम होगा, डेट अभी आया नहीं हालांकि। तो जब आपको होगा, मान लिया अगर मंथ के एंड में एग्जाम हो रहा है मान लीजिए, तो अच्छा है, तो आपको कुछ मंथ के स्टार्टिंग में 10-15 दिन मिलने वाले हैं। उस टाइम पे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहेंगे कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन क्या करना है आपको उस टाइम पे, ओनली एंड ओनली पीवाईक्यू सॉल्व करना है 10 ईयर्स का। ओके, अदर एग्जाम का पीवाईक्यू देखना है और 1 पेज नोट जो है आपने बनाया बस वो रिवीजन करना है। यहाँ पे आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। अगस्त के महीने में आपको बुक नहीं खोलना है, आपने जो भी नोट्स बनाया आपको केवल वो करना है। फिर क्या है यहाँ पे, नो मॉक टेस्ट फुल असेसमेंट, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना, ओनली पीवाईक्यू। इस महीने में क्या करना है आपको, कोई भी वो टेक्स्ट बुक ऐप में वो कुछ भी मॉक टेस्ट नहीं करना। अगर मान लीजिए जुलाई तक जिन लोगों ने भी, जैसा मैंने बताया, उतना पढ़े हैं, लेकिन अगर किसी ने भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाया है, ठीक है ना, आपको पैनिक नहीं करना, आप छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल जितना सारा पीवाईक्यू, हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए आपको पीवाईक्यू का, आपको ऑलमोस्ट 7-8 साल का मिल जाएगा पीवाईक्यू, आप केवल उसको कीजिए, मॉक को आप छोड़ दीजिए अगर नीरो नहीं किया है तो उसके केस में। और क्या करना है आपको, मेन है स्पीड इंप्रूवमेंट, ये हो गया। ओनली रिवीजन, नो न्यू चैप्टर, नो न्यू बुक। यहाँ पे जाके आपको कुछ भी नया बुक, कुछ भी नया चैप्टर नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं लेना है। जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, ये होना चाहिए आपके अंदर विश्वास। अगर मान लीजिए आपने समाज चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप छोड़ ही दीजिए। अगस्त के महीने में आके एक समाज चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं होगा। उसके अलावा आप आके आपने जो पढ़ा है ना, आप उसको दोबारा 3 बार और रिवाइज कीजिए, ताकि अगर वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसको गलत नहीं करूँगा। अगर समाज के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, अगर हमारे नहीं अटेम्प्ट कर पाए, छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि आपको ध्यान रखना है 200 में 200 कट ऑफ नहीं जा रहा है, 200 में आपका 150 ही जा रहा है ना। मतलब आपको ऑलमोस्ट 40-50 मार्क्स का वहाँ पे आपको एक मार्जिन मिल रहा है कि उतना आप छोड़ सकते हैं। आपको इसे हमेशा माइंड में रखना है, इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। जो छूट गया सो छूट गया, जितना पढ़ा उसको मन में रखिए विश्वास, उसको लेकर जाइए, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स माइंड, की पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक्साइटेड फॉर द एग्जाम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको एग्जाम से डरना नहीं है, बल्कि आपको खुशी मनाना है कि मेरा एग्जाम अब नियर आ रहा है। आप बोलो कि मैं इस 4 महीने में, ऊपर जो 4 महीना था ना, इस 4 महीने को मैंने इतना अच्छे से मैंने किया है, अभी 4 महीने में मैं बता रहा हूँ कि आप खुद बोलो कि एग्जाम कब आएगा। आप ये सोचो एग्जाम कब आएगा, ऐसा आपको देना एक्साइटमेंट, डरना नहीं एग्जाम से। तो ये कब होगा, जब आप अभी ये फिलहाल 4 महीने आप देखो इसको, आप सब कुछ भूल जाओ। सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है ना, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश है, ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इस एग्ज़ाम का, कि और कुछ नहीं देखना है। आप कुछ टाइम के लिए सारा पेपर छोड़ के आप जस्ट फोकस कीजिए इसको, और सारे एग्जाम को भूल जाइए। आप जस्ट फोकस कीजिए इसको कि मुझे इस 4 महीने में, जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आप इतना कर पा रहे हैं, आपको इजीली ये चीज़ें यहाँ पर कवर ये हो जाएगी 4 महीने के अंदर में। कि हिंदी पहले करना, ऐसे करके आप करेंगे, आपका पक्का एग्जाम में नहीं आता था, आपका हो जाएगा। और आप ऐसे को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत करना है, वो भी लास्ट के 2 महीने में, लेकिन ये कब करना है, जब आपका बेसिक थोड़ा स्टार्ट हो जाए ग्रामर, तभी आपको ये काम करना है। जब इतना आप कर लेंगे, आपका ये एग्जाम अगस्त में बहुत ही अच्छा होगा। आप एटलीस्ट अपने तरफ से श्योर रहेंगे कि हाँ मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पर अपने तरफ से आप श्योर रहेंगे हाँ मैंने अच्छे से ये पढ़ाई किया हुआ है, आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा। ये करना आपको कब करना है, अगस्त में आपका ये पेपर 1 ये हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा, जो मैं खुद भी यही फॉलो करने वाला हूँ। एक्चुअली 4 महीने का मैं पुराना पूरा प्रॉपर, मैं तो ऑलरेडी जॉब में भी, मेरे टाइम का ऑलरेडी शॉर्टेज भी है, कुछ चीज़ मैं इसकी भी करूँगा, पर मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग करके उसको पहले मैनेज करता चलूँगा। ये मेरा रहेगा 4 महीने का स्ट्रेटजी। ओके, अब इसमें देखिए मैं बोलना चाहूँगा, अगला यहाँ पे फिर मेंस का। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा सर इसमें क्या करना है। मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट मैं हर एक वीडियो ला दूँ, मैंने हिंदी का एक वीडियो ला दूँ, एक इंग्लिश का एक वीडियो ला दूँ, कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना है, हिंदी वाला कैसे पेपर करना है, एक ऐसे के ऊपर में, और एक हमारा ट्रांसलेशन की। इसका मैं एक वीडियो मैं अलग अलग ला दूँगा, 4 वीडियो आएंगे, वो भी स्ट्रेटेजी बेस्ड रहेंगे। उसमें मैं प्रॉपर चैप्टर खोल के दिखा दूँगा, इस चैप्टर का पहले फोकस कीजिए, कैसे पढ़ना है उसको मैं बता दूँगा। कुछ आने वाले टाइम में मैं सुनाने का मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को। पर क्या है, उसके पहले आप जो मैंने बताया, आप इसको लेकर फॉलो करके खुद से अपना पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे अगला है फिर मैं, जब आपका अप्रैल में एग्जाम हो गया, अब फिर अगला है सितंबर 2। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जनरली दिसंबर के महीने में आपका मेंस होता है। मतलब प्री जब आप दे देंगे ना, उसका ऑलमोस्ट रिजल्ट आने में 1-1.5 महीना रिजल्ट आने में, फिर उसके 1-1.5 महीने के बाद ही आपका मेंस होता है। तो ऑलमोस्ट आप चलिए 2 महीना मिलेंगे मिनिमम, तो 2 महीना पक्का मिलता ही है। ये 2 महीना टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इनफ है आपका, केवल ऐसे और प्रैक्टिस के लिए, ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि चूंकि आपने ये डिपेंड करता है आपने कितना अच्छे से पेपर 1 किया है, ग्रामर कितना अच्छे से आपने स्ट्रॉन्ग किया है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ इंपॉर्टेंट रहता है। तब आप क्या करेंगे, 2 महीने को अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। आगे क्या करेंगे, फिर मान लीजिए आपका अगस्त में एग्जाम हो गया, आप एग्जाम देकर आइए, फिर आपका 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, आप डिजर्व करते हैं 1 हफ्ते का ब्रेक। आप एक ब्रेक लीजिए, कहीं घूमने जाइए, आप छोड़ दीजिए, कुछ मूवी देखिए, जो भी आप कुछ पेंडिंग काम उसको कीजिए, बुक को बंद कर दीजिए, 1 हफ्ते के लिए बुक बंद कर दीजिए, माइंड फ्रेश कीजिए। और वो फिर बहुत लोग पीछे पड़े थे, सर आंसर की कब आएगा, मार्क्स कब आएंगे, वो सब चीज़ें आपके हाथ में, आपको छोड़ दीजिए, अननेसेसरी थिंग वो मत सोचिए। आप एग्जाम देकर आ गए हैं, आपका जब भी अगर रिजल्ट आना हो आ जाएंगे, जब वो देंगे आपका आंसर की आप देख लीजिएगा। उसके पहले कब आ रहा है, इस चीज़ को जो एक प्रॉपर स्टूडेंट है ना, वो कभी इन सब चीज़ों को नहीं भागता है। सर एग्जाम का डेट कब आएगा, सर मार्कशीट कब आएगी, ये सब चीज़ नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आना होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसके पीछे मत भागिए। आपको क्या करना है, आपको 1 हफ्ते का ब्रेक लेना है, माइंड को फ्रेश करना है, फिर करने का वापस आपको पढ़ाई में शुरू करना है। क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर प्री होता है तभी तो आपको मेंस देना ही है ना।
आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे अभी प्री का रिजल्ट के चक्कर में, फिर इस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे मेंस पे। और अगर आपका इस साल प्री नहीं होता है, फिर नेक्स्ट ईयर तो आप पक्का दोगे ही ना। तो आप समझो कि मुझे हर हाल में तो ये पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना मैं इस टाइम को अभी यूटिलाइज कर लूँ। अगर अभी हुआ तो अभी दूंगा, अगर नहीं हुआ तो क्या नेक्स्ट ईयर दूंगा फिर से मैं। तो पर वो जो एग्जाम कब आएगा बहुत देखता हूँ, बहुत सारा मैसेज करता है, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये ग्रेड कार्ड नहीं हो रहा है। छोड़ दो यार, क्यों उसके पीछे पड़े हो। मेन फोकस पढ़ाई पे रखो अपना, मेरे ये कहने का मतलब ये रहता है। वो अननेसेसरी चीज़ आपका कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। सितंबर में क्या करेंगे आप, डोंट थिंक अबाउट पेपर। देखो मैंने लिखा है पेपर 1 कट ऑफ एंड रिजल्ट, जस्ट स्टार्ट पेपर हो पेपर 2। एक हफ्ते का ब्रेक लेके आप पेपर 2 पे आ जाइए वापस। पेपर 2 में क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया सिलेबस डिटेल में, स्टार्ट विद द सिंपल सेंटेंस पैराग्राफ एंड कंप्लीट द ट्रांसलेशन बुक। जो अभी आपने बुक सेलेक्ट किया हो, जो लूसेंट की हो या फिर जो भी बुक लिया है, उसमें कुछ चैप्टर्स दिए, आप क्या कीजिए, आपको सितंबर के महीने में आपको फोकस करना है ट्रांसलेशन वाले बुक को कंप्लीट करने के ऊपर में, वो आपका मेन टारगेट हो चाहिए। फोकस ऑन द करेक्ट मीनिंग, नॉट वर्ड टू वर्ड एंड ग्रामर एक्यूरेसी। अब देखिए आप ग्रामर बार बार आ रहा है, आपने पेपर 1 पेपर 2 से पढ़ा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है मेन प्रैक्टिस है ट्रांसलेशन का और एक ऐसे का है। ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, वीकली वीकली करेंगे। देखिए मैंने लिख ही दिया ऑलरेडी, प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग फ्रॉम बुक गवर्नमेंट स्कीम एंड एडिटोरियल। पहले आप खुद से मत लिखिए, आप पहले एक ये वाला हिंदी का ऐसे जो बुक में वाले दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए, हिंदी वाले को पढ़ के फिर आप लिखिए, या फिर देख देख के आप लिखिए एक बार। आप एक लाइन पूरा पढ़ रहे हैं ना, आपको कुछ आइडिया हो रहा है, फिर आप अपने शब्दों में उसको लिखिए, सेम ऐसे को दोबारा लिखिए देख देख करिए। उससे आपको क्या एक प्रैक्टिस बनेगा। स्टार्टिंग आप शुरू में कीजिए। पहला क्या होता है, हमारा हाथ चलता नहीं है, एक होता है हेजिटेशन मन में, कैसे लिखूंगा। आप एक दो बार लिख लेंगे, आप तीसरा चौथा ऑटोमेटिक आपका पेन चलने लगेगा, ऑटोमेटिक ऐसा माइंड आपका खुलने लगेगा। तो शुरू में आप क्या कीजिए, आप देख के उसको स्टार्ट कीजिए, बस वो एक स्टार्टिंग का होता है पुश देना, वो पुश दीजिए आप, आपका हो जाएगा। तो पहला क्या करना है आपको, यहाँ से जो बुक लिया आपने उसको करना है, ट्रांसलेशन वाला भी और प्लस ऐसे वाला भी। फिर यहाँ पे देखिए लिखा मैंने 2+3+1 आवर्स पर डे फॉर हिंदी एंड ऐसे। अब इसको यहाँ कुछ मैंने घंटों में डिवाइड किया है कि हर हर दिन का। अब चूंकि आपने पेपर 1 दे दिया, आप तो मेन आपका 2 ही बचा हुआ है, एक है ट्रांसलेशन, एक है हमारा ऐसे। अब इसमें क्या करना है आपको, 2, 2, 3 और 1 घंटे मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से डिवाइड किया है। आप क्या करना है, 2 घंटे आपको देना है पर डे का ये। तो हिंदी ऐसे देना 2 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश ऐसे को देना है, और 3 घंटे आपको देना है ट्रांसलेशन के लिए, और 1 घंटे आपको देना है रिवीजन के लिए। ये कैसे करेंगे, मान लिया आप मॉर्निंग का शेड्यूल रख दीजिए कि सुबह जब आपका माइंड पूरा फ्रेश है, आप इंग्लिश का ऐसे मॉर्निंग को लिख लिए, ठीक है ना। मान लिया फिर आप उसके बाद एक हिंदी का ऐसे लिख लिए, सुबह का टाइम में दे दिए। शाम का टाइम क्या कीजिए, आप वहाँ पर आप कर लिए प्रैक्टिस ट्रांसलेशन वाला, एक कभी आप हिंदी से इंग्लिश कर लिए, एक इंग्लिश से हिंदी का, दोनों कर लिए। और रात को सोने से पहले क्या करना है आपको, खाना वाना खा के फिर आप देंगे रिवीजन। क्या रिवीजन होगा, आप जो भी सुबह तक पढ़े थे, जो आपने प्रैक्टिस किया, जो लिखा, जो भी आप मिस्टेक किया, उसको आपको रिवाइज करना है। और क्या करना है रिवीजन में, आपने जो ग्रामर पढ़ा है पेपर 1 में, आप याद रखिएगा, पेपर 1 में जो ग्रामर है आपका, स्पेशली खासकर जो इंग्लिश वाला ग्रामर है, मैं जानता हूँ कि हिंदी में कहीं ना कहीं आपके पास कंफर्टेबल होंगे, आसानी से आप लिख लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश वाला पार्ट है, जब इंग्लिश ऐसे लिखना होता है ना, यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आती है सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो वहाँ पे करना आपको ग्रामर के जो रूल्स वगैरह हैं, जो भी नाउन के वर्ब के, उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना है। आपने जो भी अपना नोट्स वगैरह बनाया वो सिंगल पेज का, उसको आप रिवाइज करते रहिएगा, ताकि वो आपको हेल्पफुल होने वाला है सेकंड वाले पेपर में। तो ये आपका हो गया पेपर 1 होने के बाद मेंस की तैयारी में आपको ये करना है। ये कब करना है आपका, सितंबर में करना है। एंड अक्टूबर में क्या करना है, जस्ट डू द सेम, इसी चीज़ को आपको दोबारा रिवीजन करना है। मतलब 2 महीने आपको ये सेम काम करना है। सितंबर अक्टूबर में आपका ऐसे लिखना है, बुक से देखकर शुरू कीजिए आप। अब फिर दूसरा क्या करना है आपको, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करना है। ये 2 चीज़ क्या है ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस है। आप जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, आप ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, आपको उतना ये इंप्रूव होगा। इसमें कुछ याद करने ऐसा नहीं है, आपको जस्ट लिख के प्रैक्टिस ही करना ही है। ये काम हो गया आपका 2 महीने में। फिर आपका आ रहा है नवंबर, हो सकता है एग्जाम नवंबर के लास्ट में दे दे या दिसंबर में आपको हो सकता है। तो आप क्या करें, नवंबर में पेपर 2 ऑल PYQ सॉल्व, ऐसे ट्रांसलेशन फुल कंप्लीट एंड प्रीवियस। इन 2 महीनों में मैंने बोला आपको बुक से करने के लिए एंड रिवीजन करने के लिए बोला हूँ। दोनों जो बुक लिया आपने, हिंदी का बुक लिया है कि इंग्लिश का बुक लिया ट्रांसलेशन वाला, वो कंप्लीट करना है। जब नवंबर आ जाएगा, आप क्या करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है आपका पेपर 2 का ऑल PYQ। जो भी हमारा पेपर 2 का जब मेंस का जो PYQ में जो हमारे ऐसे आए हैं, जो 4 करके, वहाँ तो एग्जाम में 4 में से कोई एक लिखना है, पर आपको क्या करना है, आपको चारों प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आपने 5 साल का लिया, तो हर साल 4 आ रहे हैं, तो 5 के 20, आपको 20 टॉपिक मिल गए हिंदी वाले, और 20 टॉपिक मिल गए आपको इंग्लिश वाले ऐसे के लिए। क्या करना है आपको नवंबर के महीने में खाली लिखना है। मतलब मैं बोलूँगा रोज ही आप 2 ऐसे लिखिए हिंदी का, 2 इंग्लिश का लिखिए नवंबर के महीने में। कौन सा लिखेंगे, जो PYQ में आए हुए हैं ना, जो 4 करके, वहाँ से आपको दे के लिखना है ये वाला नवंबर के महीने में। फिर क्या करना, सेम आपको करना है प्रैक्टिस ऐसे का। ये कहाँ से करना, वही जो हमारे PYQ में आए हुए हैं, उसको वो लेकर करना है। ट्रांसलेशन फुल कंप्लीट पेपर एंड रिवीजन। तो नवंबर का महीना क्या हो जाएगा, आप जो है उस मोड में आ गए हैं कि आपको ऐसे लिखने का, ट्रांसलेशन करने का जो बेसिक थ्योरी पार्ट है आपका, वो कवर हो गया है इस 2 महीने में, वो कंप्लीट कर चुके हैं आप। अब आपको क्या करना है, नवंबर महीने में पूरा फोकस करना है PYQ पे। हमेशा मैं बोल रहा हूँ, उसमें एग्जाम से ठीक पहले क्या करना है, आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, आपको हमेशा PYQ फोकस करना है। क्योंकि PYQ क्या है ना, वो एग्जाम का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि लगे हाँ आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपको उस तरह का एक फीलिंग भी आएगी, प्लस आपका एक तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है PYQ हमेशा। इसको फोकस करना है हमारा 21 महीने में, नवंबर के महीने में। ओके, अब लास्ट हमारा हो गया दिसंबर का महीना। अब इसमें क्या होगा, दिसंबर के महीने में
आपका पेपर 2 यहाँ मोस्टली इसी में होगा, या तो कभी मंथ के एंड में या मंथ के फर्स्ट वीक में या मिड में होता है। मान चलिए दिसंबर में आपको होने वाला है। क्या करना है आपसे, फिर से वही चीज़ है, रिलैक्स माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्साइटेड फॉर एग्जाम एंड सेलर। अब ये चीज़ें जो मैं लिखता हूँ बार बार ना, आप सोचेंगे ये बार बार मैं क्यों लिखता हूँ, ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपकी तैयारी ढंग से रहेगी ना, तब आप बोलोगे एग्जाम कब आएगा। बजाय ये कि एग्जाम इतना जल्दी क्यों आ गया, ये क्वेश्चन नहीं करोगे आप। जब आप इस महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, 4 महीने को, 3 महीने को जो भी मिल रहा है आपको उस बीच में, तब आपको बोलेंगे कि एग्जाम कब आएगा। हम मैं हूँ कि मेरी तैयारी अभी पीक पे है, मैं जस्ट एग्जाम दे दूँ, ज़्यादा डिले ना हो, आप ये सोचेंगे हमेशा ही। और आपको यह हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए आपके साथ। जब आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप रिवीजन करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो पक्का। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, गो फॉर द एग्जाम विथ गुड क्वालिटी पेन, दैट्स ऑल। तो मैं पेपर 2 क्या है, अल्टीमेटली आपका सब कुछ क्या है, आपको लिखने के ऊपर में है, सारा चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर में है। पेपर 2 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूव होगा। स्टार्टिंग करें छोटे छोटे, पहले गलतियाँ होंगी, स्टार्टिंग पे नहीं चलेगा, माइंड नहीं चलेगा, आप शुरू करो, पक्का वो होगा धीरे धीरे करके, वही आपको फोकस करना है। और जो भी आप पेन से लिखना शुरू करें, मान लीजिए हमेशा आपको क्या करना है, डॉट पेन लेना है, जेल पेन नहीं लेना है, इसमें आपको डॉट पेन नहीं लेना है। और क्या करना है, डॉट पेन से आप एक पेन लेकर लिखना शुरू कीजिए, आपका अच्छा हैंडराइटिंग बन रहा है, आप उसी पेन को फिक्स कर लीजिए कि मुझे एग्जाम में उसी वाले पेन को लेके जाना है, सर आप कर सकते हैं ये चीज़ें। तो ये था हमारा यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी, मैंने जो अगले 5 महीने के लिए बताया, हर महीने वाइज में बताया है। हो सकता है आप इसमें से क्या है ना, पूरा डिटेल में उतना फॉलो ना कर पाए, जितना भी आप फॉलो कर पाएंगे इससे अगर चलेंगे, मान लीजिए जहाँ मैंने बोला इस महीने आपको हिंदी करना है कंप्लीट 80%, हो सकता है आपका 60-70 हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने आप कवर कर लीजिएगा। आपका टाइम जो बढ़ रहा है ना, अगर आपने पहले शुरू में नहीं किया, मान लीजिए आपका 2 महीने में और आप 3 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, पर क्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये कुछ मिनिमम चीज़ है जो हर स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर आप उतना भी नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन है यहाँ पे, ऐसा बात है यहाँ पे कंपटीशन उतना ही है, आपको क्या मिनिमम चीज़ें जो सब करे वो तो करना ही पड़ेगा। फिर उसमें जो आपका हो गया बेसिक चीज़ वो करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना बेसिक किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये था पूरा स्ट्रेटेजी वगैरह। अब यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगा, लास्ट मेरा कुछ पर्सनल सजेशन क्या रहेगा कि आपको अपने आप से बोलना है कि एग्जाम इज़ वेरी इजी। क्या बोलना है आपको, एग्जाम इज़ वेरी इजी, आई एम गोइंग टू क्लियर इट। ये आपको अपने आप को बोलना है। कब बोलना है, जब आप तैयारी शुरू करेंगे, जब आप बोलेंगे हाँ दिस 5 मंथ और 4 मंथ इज इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम, ये अपने आप से बोलना, ये आपको देगा सेल्फ बिलीव। हमेशा आपके माइंड में जितना आप बोलते हैं ना, जैसा आप चाह जैसा रहा, आप जैसा सोचेंगे ना, आपका माइंड उसी टाइप से में काम करेगा। अगर आप सोचेंगे नेगेटिव, एग्जाम टफ है, एग्जाम अभी दूर, अभी हो नहीं पाएगा, खुद से नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आपको नहीं लाने मन में। आपको पढ़ना है, खुद से बुक लीजिए, आप पढ़िए उसको, जितना चीज़ें आपको यूज़ करना आप यूज़ कीजिए, ऑनलाइन वगैरह हर चीज़ें अवेलेबल है। आप जब जिस दिशा में सोचेंगे पॉजिटिव, आपको ऑटोमेटिक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। आप एक वीडियो सर्च करेंगे, आपको अगला तीसरा वीडियो मिल जाएगा। आप स्टार्ट तो स्टेप तो लीजिए, आप देखिए पक्का ये हो जाएगा। तो आपको अपने आप से बोलना है एग्जाम इज वेरी क्लियर, आई एम गोइंग टू क्लियर। ये पहला आपको हो गया। सेकंड में क्या बोलना है, ऑनेस्टली बोलना है कि इफ़ आई हैव गिवन माई फुल एफर्ट वंस इट विल बी माइंड एंड सेल्फ बिलीव। ये भी मैंने, ये कब होगा ना, अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, इस 3 महीने में आपने इतना प्रैक्टिस किया, इसमें इतना किया, तो आप बोलिए आप किसका सजेशन नहीं होगा। जो स्टूडेंट इतना सारा करके जा रहा है, अगर मान लीजिए अगर उसका सलेक्शन नहीं होता, किसका होगा आप बताइए ना। आपको क्या करना है, आपको मात्र लेना है एक सीट, आप बस फोकस कीजिए एक सीट के ऊपर में, और आपको इतना तैयारी करना है कि हाँ अपने विश्वास रखना है, हाँ जब मैंने इतना किया है, ईमानदारी से किया है, मैंने इतना एफर्ट डाला है मैंने, तो पक्का रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा। ये आपको मान के चलना है कि हाँ ये मेरा पक्का ये होने वाला है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने पूरा दिया, एफर्ट दिया, फिर भी आपका नहीं हुआ, मान लीजिए किसी कारण से नहीं हुआ मान लीजिए, तो क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अगला वैकेंसी विद इन 6 मंथ नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगा। इस साल जो आपने तैयारी की है ना, वो कोई वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपको ये इस साल का तैयारी अगले साल के लिए एक नया बूस्ट देगा। अगले साल जो भी नए स्टूडेंट आएंगे इस फील्ड में, पीजीटी करके कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, उसके कंपेयर आप ऑलरेडी 1 ईयर एक्सपीरियंस है, आपने प्री क्लियर किया हुआ है, आपका भरने मेंस नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ मान लीजिए, आप उनसे तो आगे है ना, आपका एक बेनिफिट तो है ये चीज़। आप ये सोचिए अपने माइंड में, तो क्या करना है आपको, इस पर ध्यान रखना है कि हाँ मेरा अगर नहीं हुआ तो ये होगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आप कोई और जितना सारा एग्जाम मिलते हैं आप सारे एग्जाम को अप्लाई कीजिए। जहाँ भी जीएसटी एग्जाम आ रहा है, कहीं पे देखिए 1 2 3 4 सीट है, आप सब अप्लाई कीजिए। अगर जो लगे रहेंगे, पक्का बताओ, अगर 2 से लेकर 3 साल तक लगे रहेंगे ना, जब आपकी तैयारी एक पीक पे पहुंच जाएगी ना, पक्का पक्का आपका क्या है, कोई ना कहीं एग्जाम आपका निकल ही जाएगा। ऐसे ही होता है। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जो करंटली जॉब कर रहा हूँ, इस जॉब के टाइम पे मैं बहुत पढ़ा था, मेरे बहुत सारे एक साथ मैंने 5 से लेकर 7 एग्जाम मैंने फेल किया बैक टू बैक। और जब मेरे तैयारी पीक पे थी ना, तब मैंने एक साथ में 3 एग्जाम निकाला, और उसमें से मैंने खुद चूज़ किया कि मुझे ये जॉब करना है। तो ऐसा होता है, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी ना, तो आपके हाथ में है हाँ मुझे यहाँ करना है, मुझे यहाँ करना है, आप चूज़ करोगे हाँ मुझे कौन सा जॉइनिंग लेना है। ऐसा होता है। तो क्या है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ जैसा मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट टाइम देना चाहिए। हर चीज़ का क्या होता है, टाइम से हर चीज़ें इंप्रूव होती है। आप सोचेंगे मैं अभी 1 साल में एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल मान के चलिए। कुछ लोगों का पहले में हो जाता है, लक अच्छा है मैंने अच्छा पढ़ाई किया हो गया, किसी का नहीं हो, सेकंड में उसका हो जाता है। 3 साल मिनिमम अपने आपको टाइम दीजिए कि हाँ 3 साल मैं कर सकता हूँ, 2 साल टाइम दीजिए अच्छे से। अगर ना, बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग पूरा फोकस करके पढ़ते हैं। अननेसेसरी थिंगों को नहीं सोचना है। बहुत लोग यहाँ पे बोले सर मैंने किसी का बैच नहीं लिया है, मैंने ऐसा लिया है। देखिए जो लोगों ने पेड बैच लिया होगा, पक्का जहाँ से आप पढ़ रहे हैं जिस टीचर से, आप उनको विश्वास कीजिए। देखिए मेरा मानना ऐसा है कि हर बुक हर टीचर अच्छा होता है, हर तरह का तरीका बस अलग होता है। आपका नेचर अलग है, आपका किससे सूट हो रहा है वो डिपेंड करता है।
जो बुक का लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है आप वो बुक लीजिए। आपको जिस टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ आप उस टीचर से पढ़िए। हर टीचर सेम चीज़ पढ़ाएंगे, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है। तो बाकी आपने जहाँ पे जो भी अगर कोई बैच वगैरह लिया है आप उसको फोकस उसको ट्रस्ट कीजिए उस टीचर को। अगर आपने बैच लिया है आप 1 साल उसको दीजिए, वहाँ पे फोकस कीजिए। अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं, खुद का कुछ प्लान बनाया आप उसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं बनाया जो मैंने ऊपर बताया वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस प्लान को फॉलो करने में अगर आपको कहीं पे कोई हेल्प चाहिए मेरा तो आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा चैनल दिया हुआ है, ये मेरा यूट्यूब हो गया, ये हमारा ईमेल आप कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे यहाँ सारे आपको पीडीएफ इसका पीडीएफ मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। ये हमारा चैट ग्रुप है, यहाँ आप ज्वाइन करके इस चैट ग्रुप पे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो भी आपका डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली बात करके चैट में आप कर सकते हैं। इस तरह करके ये हमारा पूरा एसएससी सीएसटी का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस था ये मैंने कवर कर दिया। मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मुझे पता है, पर देखिए ये सारा बुक है, बुक का मैं लिंक वगैरह नीचे शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी बुक बाई कर सकते हैं, मैं दिखा दूंगा, ईजी रहेगा। ये सिलेबस का मैंने डिकोड किया था सब चीज़। तो आप यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया ना, आपको याद रखना एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। इस तरह का आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। चलिए सर, यहाँ पे ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को। आपके जो भी डाउट आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।